U98 हिंदी। जिया रेन खुद को रोक नहीं सका, उसने कर्कश चीख मारी। मुंह हुआ के सहानुभूतिपूर्ण छोटे चेहरे ने कहा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो दर्द और बढ़ जाएगा। फिर चुपचाप उन्होंने आयरन बोर्ड संरचना में आध्यात्मिक शक्ति की आपूर्ति बढ़ा दी। जिया रेन के चेहरे की सारी आकृतियां विकृत हो गई थीं। एक अज्ञात समय के बाद आयरन बोर्ड द्वारा लाए गए दर्द और महुआ द्वारा लाई गई हताशा की दोहरी पीड़ा के तहत जिया रेन का ताओवादी दिल अंततः ढह गया। जिया रेन ने कांपती हुई आवाज में हार मानते हुए कहा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। वह सब कुछ खत्म करने के लिए मर सकता था, लेकिन वह इस क्रोध और दर्द को सहन नहीं कर सकता था। महुआ की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। जिया रेन की बोलने की इच्छा ने यह साबित कर दिया कि इस अवधि के दौरान आयरन बोर्ड में उनके द्वारा किए गए अनुकूलन और संशोधन अत्यधिक प्रभावी थे, और इसने प्रथम अनुभवकर्ता की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। गु चांगहुआई ने जिया रेन को उठाया और महुआ ने कुछ पिछले प्रश्न दोहराए। अग्नि बुद्ध कहाँ है? जी परिवार को पूरी तरह से खत्म क्यों किया जाए? जिया रेन को ठंडा पसीना आ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, ये मैं नहीं कह सकता। महुआ का चेहरा सख्त हो गया, तुमने मेरे साथ खेल खेलने की हिम्मत की। जिया रेन को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना और घुटनों में दर्द महसूस हुआ। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। उसने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए कहा, ये मैं नहीं कह सकता। महुआ ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हारा क्या मतलब है? गु चांगहुआई की निगाहें तेज हो गईं, एक मौन अभिशाप। महुआ ने आश्चर्य से कहा, मौन अभिशाप? गु चांगहुआई ने समझाया, यह आध्यात्मिक अभिशाप कौशल के रूप में डाला गया एक भयावह मंत्र है जो साधक को कुछ शब्द बोलने से रोकता है। इसका उल्लंघन करने पर मंत्र का उल्टा असर होगा, जिससे गला और यहां तक कि चेतना सागर भी घायल हो जाएगा। ऐसा मंत्र मौजूद है। महुआ चौंक गया, फिर जल्दी से सोचा, क्या होगा अगर वह इसे लिख ले? मौन का अभिशाप वाणी को मौन कर देता है, ये लेखन पर रोक नहीं लगाता। गु चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया, लिखने से भी काम नहीं चलेगा। यदि यह इतना सरल होता कि इसमें ऐसी खामियां होती जिनका आप फायदा उठा सकते, तो क्या यह मंत्र मूर्खतापूर्ण नहीं होता? मौन शाप का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि साधक रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखें, उन्हें बोलकर या लिखकर प्रकट न करें। महुआ ने सिर हिलाया, समझ में आता है। वे केवल अग्नि बुद्ध, शी परिवार और विनाश से असंबंधित चीजों के बारे में अप्रत्यक्ष पूछताछ कर सकते थे। कुछ सोचने के बाद महुआ ने जिया रेन से पूछा, आपका असली स्टोरेज बैग कहाँ छिपा है? जिया रेन चौंका, उसकी आंखें कांप रही थीं। गु चांगहुई भी आश्चर्यचकित थे। जिया रेन को बोलने में अनिच्छुक देखकर महुआ की निगाहें तेजी से खतरनाक होती गईं। जिया रेन ने अंततः गहरी सांस लेते हुए कहा, बिशन शहर, बदमाशों की दुकान, गुप्त कमरे के पीछे, तीसरा छिपा हुआ डिब्बा। रूज की दुकान, गुप्त कमरा, छिपा हुआ डिब्बा। महुआ ने चुपचाप ध्यान दिया, और जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने जिया रेन की आंखों में एक ठंडी चमक देखी। वह चमक एक झटके में गायब हो गई। वह पुनः बहुत भयभीत दिखाई दिया। महुआ ने मन ही मन उपहास किया, मेरे सामने ऐसी चालें चल रही हैं। जल्द ही कई दावकोट कैनन अधिकारी वहां आ पहुंचे। वे बिशन शहर से नहीं थे, बल्कि कियानिक्सुए राज्य सीमा से थे। और वे कोई साधारण अधिकारी नहीं थे, उन सभी का उपनाम गु था। यद्यपि गु परिवार केवल चौथी श्रेणी का परिवार था, फिर भी कियानिक्सु राज्य सीमा में उनकी स्थिति कम नहीं थी, क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्यों ने पीढ़ियों से दावकोट कैनन में सेवा की थी। पूरे कियान राज्य में संपर्क फैल गया। और यद्यपि गु चांगहुआई का स्वभाव खराब था, क्योंकि वह दाव दरबार के परिवार में पले बड़े थे, फिर भी उनके पास आपराधिक जांच में एक मजबूत क्षमता थी, जिसे उनके परिवार का समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार दाव दरबार के कैनन में उन्हें उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। अग्नि बुद्ध का मामला अत्यंत गोपनीय था। गु चांगहुआई को अभी भी अन्य अधिकारियों पर भरोसा नहीं था कि वे इसमें शामिल होंगे, उन्हें केवल अपने परिवार के सदस्यों पर ही भरोसा था। ये अधिकारी आगे आए और गु चांगहुआई को सलामी दी। युवा मास्टर। गु चांगहुआई ने थोड़ा सिर हिलाया और जिया रेन की ओर इशारा करते हुए निर्देश दिया, उस पर नजर रखो, उसे भागने मत दो और निश्चित रूप से उसे मरने मत दो। हाँ, गु परिवार के अधिकारियों ने उनकी बात मान ली। गु चांगहुआई ने सिर हिलाया, फिर महुआ के साथ बिशन शहर में रूज की दुकान पर लौट आया। दोनों ने अपनी दिव्य इंद्रियों को मुक्त किया, ये पुष्टि करते हुए कि आसपास कोई और नहीं है, और फिर अंदर चले गए। रूज की दुकान के अंदर साज सज्जा साफ सुथरी लेकिन साधारण थी।
हवा में रूज की खुशबू फैली हुई थी, जो थोड़ी देर बाद एक अजीब सी गंध ले लेती थी। रूज की दुकान के पीछे एक पर्दा था और उसके पीछे एक गुप्त कमरा था, छिपा हुआ, लेकिन इतना नहीं कि दोनों को मूर्ख बनाया जा सके। गु चांगहुआई एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर और दाव कोर्ट कैनन कुशल और अनुभवी थे। मो हुआ की दिव्य भावना प्रबल थी, वह संरचनाओं में विशेषज्ञ था तथा गुप्त कमरों को खोजने में विशेष रूप से निपुण था। हालांकि गुप्त कमरे के ऊपर एक संरचना थी। ये द्वितीय श्रेणी की संरचना जैसी लग रही थी, जिसका उद्देश्य गुप्त दरवाजे को बंद करना था। ये संरचना बहुत परिष्कृत नहीं थी, लेकिन इसमें एक समस्या हो सकती है। आपराधिक जांच में विशेषज्ञ, लेकिन संरचनाओं में नहीं। गु चांगहुआई ने ताओकोर्ट कैनन से कुछ संरचना मास्टर्स को बुलाने में संकोच किया, ताकि यह जांच की जा सके कि संरचना में कोई जाल तो नहीं है। लेकिन पलक झपकते ही मो हुआ ने पहले ही एक ब्रश निकाल लिया, उसे स्याही में डुबोया और गुप्त कमरे के बाहर कुछ संरचना पैटर्न बना दिए। तभी गुप्त दरवाजे पर बने बहुरंगी पैटर्न अचानक चमक उठे, फिर एक एक करके फीके पड़ गए। सीलिंग संरचना टूट गई थी। गुप्त कमरे का दरवाजा भी खुल गया। तकनीक बहुत तीव्र थी, बहुत कुशल थी। उसने तो ये भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि मोहुआ ने वास्तव में क्या बनाया था। गु चांगहुआई ने आश्चर्य से मोहुआ को देखा। संरचनाओं को तोड़ना, तुम ये भी कर सकते हो? मोहुआ ने सिर हिलाया, ये सरल है। उन्होंने क्यूई शोधन क्षेत्र के बाद से संरचनाओं को तोड़ना सीखना शुरू कर दिया था, उनका अक्सर उपयोग किया और बहुत कुशल हो गए। इसके अलावा कम महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने दिव्य सेंस कंट्रोल इंक का उपयोग नहीं किया था, बल्कि गंभीरता से स्याही में डूबे ब्रश का उपयोग किया था तथा स्ट्रोक दर स्ट्रोक इसे हल किया था। अन्यथा उसकी उंगली के एक थपथपाने मात्र से ही संरचना टूट जाती। अंकल गु की उपस्थिति से पहले ये कार्य करना बहुत ही विशिष्ट होता। संरचना को हल करने के बाद गुप्त कक्ष का दरवाजा पहले ही खुल चुका था और अंदर का दृश्य बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। मो हुआ ने सोचा, अंकल गु, क्या आप पहले अंदर जाना चाहेंगे? यद्यपि यह बिशन शहर के अंदर एक गुप्त कक्ष था, फिर भी इसमें कोई खतरा होने की संभावना नहीं थी। अग्नि बुद्ध के अनेक अनुयायी इसके अंदर छिप नहीं सकेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मो हुआ ने फिर भी सावधानी बरती और जल्दबाजी में नीचे नहीं उतरा। यदि आसमान गिर पड़े और अंकल गु, ये बड़ा आदमी, उसका साथ दे, तो उसके जैसे छोटे साधक के लिए जोखिम उठाने की बारी नहीं आएगी। गु चांगहुआई ने सिर हिलाया और गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। मो हुआ ने 10 सांसों तक प्रतीक्षा की और जब देखा कि अंदर कुछ भी असामान्य नहीं हुआ है, तो वह अंदर चला गया। गुप्त कक्ष में प्रवेश करने पर मो हुआ ने ऊपर देखा और गु चांगहुआई को कमरे के केंद्र में खड़ा देखा। उसका चेहरा गंभीर था। मो हुआ ने चारों ओर देखा और पाया कि विशाल गुप्त कक्ष अस्त व्यस्त था तथा उसमें कई भंडारण बैग भरे हुए थे। कुछ भंडारण बैग खोले गए थे, अन्य को दीवार के एक कोने में ढेर कर दिया गया था। उसी समय कक्ष खून से सनी आध्यात्मिक कलाकृतियों और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से भरा हुआ था, जो ऐसा प्रतीत होता था कि जी परिवार से लूटी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे तलाशी के बाद बेकार वस्तुओं को भंडारण बैगों में पैक किया गया था और फिर निपटान के लिए तैयार किया गया था। इस जिया रेन को गंदे काम की सफाई करते हुए देखा गया। भेष बदलने में उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें जनता को धोखा देने और इस प्रकार के मामलों को अंजाम देने के लिए सबसे उपयुक्त बना दिया। गुप्त कक्ष में वास्तव में एक छिपा हुआ डिब्बा था। छिपे हुए डिब्बे के आसपास कोई विसंगति नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से यह एक संरचना के साथ फिट किया गया होगा। गु चांगहुआई हिचकिचाते हुए इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या ताओवादी दरबार से किसी अन्य प्रशिक्षण गुरु को बुलाया जाए। लेकिन अपने बगल में शांतचित्त मोहुआ की ओर देखने के बाद उसने धीरे धीरे इस विचार को खारिज कर दिया। ये किस प्रकार का गठन है? गु चांगहुआई ने मोहुआ से पूछा। मोहुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ। ये पहली बार था जब गु चांगहुआई ने उनसे किसी फॉर्मेशन के बारे में पूछा था। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया, कई बार छिपे हुए डिब्बे की संरचना की गहन जांच की। कुछ गणना के बाद उसने सावधानीपूर्वक कहा, यह एक द्वितीय श्रेणी का सीलिंग फॉर्मेशन है जिसमें 14 पैटर्न हैं, जो अंदर की वस्तुओं को सील कर देते हैं और उनकी आभा को पृथ्वी और पत्थर के साथ मिला देते हैं, जिससे साधक के लिए इसे पता लगाना कम संभव हो जाता है। सीलिंग फॉर्मेशन काफी सामान्य है। असामान्य बात यह है कि इसके भीतर एक युवान चुंबकीय संरचना भी छिपी हुई प्रतीत होती है। यहाँ छिपे हुए सभी डिब्बों को युवान चुंबकीय संरचना के लिए माध्यम माना जाता है, जो एक प्रकार की संरचना तंत्र भी है।
यदि कोई उद्घाटन प्रक्रिया के दौरान गलत तरीके से संरचना आरंभ करता है तो यह युवान चुंबकीय संरचना को सक्रिय कर देगा तथा एक सूक्ष्म चुंबकीय प्रवाह के माध्यम से संदेश भेजेगा। वह संदेश संभवतः ये होगा। मो हुआ ने एक क्षण सोचा और धीरे धीरे आगे कहा, कुछ लोगों को सचेत करने के लिए कि छिपे हुए डिब्बे को किसी बाहरी व्यक्ति ने खोज लिया है ताकि वे अतिरिक्त सतर्क रहें। ये भी वही छोटी सी योजना थी जो जिया रेन के दिमाग में थी। मृत्यु के कगार पर खड़े होकर भी वह चेतावनी भेजने के बारे में सोच रहा था। गु चांगहुआई ने अपना भाव संयमित बनाए रखा, लेकिन उसके दिल में अनैच्छिक झटका लगा। सतह पर ये साधारण से दिखने वाले छिपे हुए डिब्बे देखने मात्र से ही बहुत कुछ प्रकट कर सकते हैं। तो एक वास्तविक फॉर्मेशन मास्टर ऐसा ही होता है। सूक्ष्मता का अवलोकन करना और स्थिति को समझना। एक पत्ता देखना वसंत और शरद ऋतु के आगमन का पूर्वाभास है। अपना विश्लेषण समाप्त करने के बाद मो हुआ ने गु चांगहुई से पूछा, अंकल गु, क्या मैं सही हूं? गु चांगहुई ने स्पष्ट उत्तर दिया, हम। उसे अजीब तरह से दोषी महसूस हुआ। अगला काम था छिपे हुए डिब्बे से सामान निकालना। ये देखते हुए कि गु चांगहुई को कोई आपत्ति नहीं है, मो हुआ ने खुद काम करना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह उन्होंने फॉर्मेशन पैटर्न बनाने के लिए फॉर्मेशन पेन का सावधानीपूर्वक उपयोग किया, जिससे द्वितीय श्रेणी का सीलिंग फॉर्मेशन खुल गया। फिर अत्यधिक सावधानी के साथ उन्होंने युवान चुंबकीय संरचना के सभी तंत्रों से बचते हुए छिपे हुए डिब्बे के भीतर से एक भंडारण बैग निकाला। यह एक छोटे चूहे के समान था जो चुपचाप चूहेदानी से वसायुक्त मास्क निकाल रहा था। मो हुआ ने स्टोरेज बैग गु चांगहुई को सौंप दिया। गु चांगहुआई ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना आसान होगा और स्टोरेज बैग खोलने और एक एक करके इसकी सामग्री की जांच करने से पहले उसने अनायास ही आह भरी। अंदर काफी सारे स्पिरिट स्टोन थे। वहां साधना तकनीक का एक स्क्रॉल था जिसका नाम था मास रूपांतरण कौशल। यह एक दुष्ट पथ कौशल था जो साधना के बाद व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक उपस्थिति को त्यागने, अपनी इच्छानुसार अपने शरीर को रूपांतरित करने और आसानी से आकार बदलने की अनुमति देता था। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान साधक की आत्म जागरूकता धीरे धीरे भ्रमित हो जाती है। अंततः वे यह नहीं जान पाते कि वे पुरुष हैं या महिला, लंबे हैं या छोटे, मोटे हैं या पतले, और शायद ये भी भूल जाते हैं कि वे मानव हैं या नहीं। एक बार जब मांस नियंत्रण से बाहर हो जाता तो वह मुरझाता और विकृत हो जाता। मानव रूप बनाए रखने के लिए उन्हें मानव रक्त पीना पड़ता था। मो हुआ ने उस पर कुछ बार नजर डाली, जीभ चटकाए और सिर हिलाया। वह मूलतः छिपाने की तकनीक सीखना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चूंकि यह साधना तकनीक इतनी दुष्ट थी, इसलिए वह इसे नहीं सीख पाएगा। क्या होगा यदि उसने इसे सीख लिया और उसके माता पिता, गुरु, छोटा भाई और छोटी बहन उसे भविष्य में पहचान न सकें? इसके अलावा इसके लिए मानव रक्त पीना भी आवश्यक था। वह इसे कभी नहीं पीता था। इस मास रूपांतरण कौशल के अलावा कई अन्य दुष्ट पथ कौशल भी थे जो भयावह होते हुए भी विशेष नहीं थे। अंत में एक ज़ेड पर्ची थी। मो हुआ एक नज़र में बता सकता था कि यह क्या था। यह एक पत्र टोकन है। गु चांगहुई की नज़र भी अचानक तेज हो गई। पत्र टोकन, जिसे जिया रेन ने अपने पास नहीं रखा था और उसे पता भी नहीं था कि उसके दुर्भाग्य से पहले उस पर नज़र रखी जा रही थी, संभवतः अभी भी उसकी सामग्री बरकरार थी। और उस पत्र चिन्ह में अग्नि बुद्ध के ठिकाने का सुराग हो सकता है। गु चांगहुआई ने अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित की और उसकी अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई। लेटर टोकन के अंदर सफेद रंग का एक विशाल विस्तार दिखाई दिया जो किसी भी लेखन से पूरी तरह खाली था। यह क्या है? गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये सील बंद है? मो हुआ ने बगल से पूछा। मो हुआ की ओर देखते हुए गु चांगहुआई ने कुछ स्तब्ध होकर कहा, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मुहरें कैसे खोली जाती हैं, है ना? मैं वास्तव में, मो हुआ ने सिर हिलाया थोड़ा। कैसे? कोई इसे कैसे खोलता है? जब बात गठन के सिद्धांतों की आई तो मो हुआ उत्तेजित हो गया। वह लंबे समय से मुहरों को खोलने और उनका अर्थ निकालने पर शोध कर रहे थे और अब वह अंततः दिखावा कर सकते थे। मुहर जोड़ने का सिद्धांत युवान चुंबकीय संरचना के चुंबकीय पैटर्न सिद्धांतों पर आधारित है। स्थिर चुंबकीय पैटर्न एक निश्चित समझौते के माध्यम से अस्थिर चुंबकीय पैटर्न से मेल खाते हैं और यह समझौता अपने आप में एक प्रकार का चुंबकीय प्रवाह है। चुंबकीय प्रवाह के संचारित होने के बाद ये द्वितीयक थंडर पैटर्न उत्पन्न करेगा। अतः सील खोलने के लिए व्यक्ति को द्वितीयक थंडर पैटर्न को खोजना होगा जो सीलिंग पैटर्न के रूप में कार्य करता है।
द्वितीयक थंडर पैटर्न को अनिर्धारित चुंबकीय पैटर्न के विपरीत लागू करके व्यक्ति चुंबकीय स्याही धुंध को नष्ट कर सकता है, इस प्रकार सील को तोड़ सकता है और छिपे हुए शब्दों को प्रकट कर सकता है। गू चांगहुआई को ये सुनकर सुन्न महसूस हुआ। उसे लगा कि वह प्रत्येक शब्द को अलग अलग समझ सकता है, लेकिन एक साथ मिलाकर वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। मो हुआ द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट और व्यवस्थित थे, लेकिन पूरी तरह से उलझन भरे थे। चुंबकीय ये और पैटर्न वह की यह सारी बातचीत चुंबकीय प्रवाह की तरह थी, झुंड और जटिल, उसके बाएं कान से प्रवेश करती हुई और दाएं से बाहर निकलती हुई। उसने कुछ भी याद नहीं किया था, उसका मन भारी बर्फ से ढके मैदान की तरह था, खाली और पूरी तरह से भ्रमित। सिद्धांत मोटे तौर पर ऐसा ही है। समझाने के बाद मोहुआ ने गू चांगहुई से पूछा, अंकल गू, क्या आप समझ गए? गू चांगहुई रुका, फिर खुद को शांत भाव से कहने पर मजबूर किया, मैं समझ गया। मोहुआ के सामने वह केवल समझने का नाटक कर सकता था, हालांकि हकीकत में उसे एक भी बात समझ में नहीं आई। मोहुआ के जारी रहने के डर से गू चांगहुई ने तुरंत कहा, अब देर न करें, पहले जेड स्लिप पर सीलिंग पैटर्न को खोलें। अग्नि बुद्ध को पकड़ना अत्यावश्यक है। मोहुआ ने जोर से सिर हिलाया। गू चांगहुआई ने किसी कारणवश अपने दिल में राहत की एक खामोश सांस महसूस की। फिर उसने देखा कि मोहुआ ध्यान से जेड स्लिप को देख रहा था और लगातार कागज पर कुछ अजीब और अजीब संरचना पैटर्न बना रहा था, कभी कभी खुद से बुदबुदा रहा था। यह नहीं है, यह नहीं, ये कुछ इस तरह दिखता है, यह नहीं। मोहुआ पूरी तरह से एकाग्र था, उसकी आंखों में तारों की तरह चमक थी। गू चांगहुआई की निगाहें कांप उठीं और उसने अनजाने में अपनी सांसें धीमी कर ली, मोहुआ को परेशान करने के डर से। एक अज्ञात अवधि के बाद मोहुआ की आंखों में रोशनी की एक झिलमिलाहट दिखाई दी। मैंने इसे अनलॉक कर दिया है। गू चांगहुआई अंदर से हैरान था और साथ ही कुछ हद तक अविश्वास भी महसूस कर रहा था। इसके अंदर क्या लिखा है? मोहुआ ने फिर अपनी दिव्य भावना को जेड स्लिप में डुबो दिया। जेड पर्ची के भीतर एक विशाल खालीपन था जिसमें केवल 8 अक्षर थे। द्विपर्वत दानव गुफा, गुफा स्वर्ग से परे स्वर्ग। पर्वत दानव गुफा, गुफा के बाहर एक स्वर्ग। मोहुआ और गू चांगहुई ने एक दूसरे पर नजरें डाली। बी माउंटेन दानव गुफा, क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ बिशन शहर में एक राक्षस की गुफा है जहाँ पाप साधक और दुष्ट साधक रहते हैं? और गुफा के बाहर स्वर्ग का तात्पर्य इस राक्षस की गुफा के स्थान से है, जो स्वर्ग से बाहर एक स्थान है, एक अलग ही दुनिया है। मोहुआ चुपचाप विचार कर रहा था। द्विपर्वत दानव गुफा। गू चांगहुई की नजर भी धीरे धीरे तेज हो गई। मोहुआ ने चुपचाप फिर से खुद से कहा, उसकी उलझन स्पष्ट थी। बिशन शहर एक अमर शहर है जो साधकों के आने जाने से गुलजार रहता है, और यहाँ तक कि ताओवादी न्यायालय भी यही स्थित है। फिर राक्षसों की गुफा कहाँ से आएगी? क्या ये राक्षस गुफा राक्षस संप्रदाय का एक बड़ा गढ़ है, या ये पाप साधकों और दुष्ट साधकों के लिए एक अस्थायी निवास स्थान मात्र है? आखिर अंदर क्या छिपा है? क्या अग्नि बुद्ध इस समय इस राक्षस की गुफा में छिपे हुए हैं? ये समझ पाने में असमर्थ, मोहुआ गू चांगहुआई के करीब झुकी और धीमी आवाज में पूछा, अंकल गू, क्या आपने इस बी माउंटेन डेमन कैवन के बारे में सुना है? गू चांगहुआई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने अपना सिर हिलाया। ताओवादी न्यायालय को इस तथाकथित बी माउंटेन दानव गुफा के बारे में कभी कोई सुराग नहीं मिला था, और बिशन शहर के भीतर ताओवादी न्यायालय की निगरानी में संभवतः राक्षस की गुफा कहाँ बनाई गई होगी। हालांकि जियारेन को अप्रत्याशित रूप से पकड़ लिया गया, उसका भंडारण बैग गुप्त रूप से छिपा दिया गया था और पत्र टोकन अभी भी सील कर दिया गया था। अंदर का पाठ प्रामाणिक होना चाहिए, मोहुआ ने सोचते हुए भौहें सिकुड़ी, फिर उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। गू चांगहुआई ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, क्या तुमने कुछ और सोचा है? मोहुआ ने सिर हिलाया। उसने जल्दी से अपने विचारों को सुलझाया और फिर पूछा, अंकल गू जी परिवार के विनाश के बाद अग्नि बुद्ध और उनके अनुयायी बिशन शहर के सभी साधकों के सामने आग की लपटों में गायब हो गए। वे कैसे गायब हो गए? ये हो सकता है, मोहुआ ने एक साहसिक अनुमान लगाया। टेलीपोर्टेशन। गू चांगहुआई आश्चर्यचकित रह गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, टेलीपोर्टेशन में अंतरिक्ष की शक्ति शामिल है, जो 5वीं श्रेणी के स्वर्गीय शून्य क्षेत्र का दिव्य कौशल है। ये द्वितीय श्रेणी की राज्य सीमा है। स्वर्गीय दाव के नियम टेलीपोर्टेशन को रोकते हैं। मोहुआ को भी ऐसी ही उम्मीद थी।
लेकिन आखिरकार ताओ साधना के बारे में उनका ज्ञान सीमित है और वह 5वीं श्रेणी के स्वर्ग शून्य की अप्राप्य साधना और दिव्य कौशल के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अंकल गू से पुष्टि करना सबसे अच्छा समझा, कम से कम स्थानिक टेलीपोर्टेशन की संभावना को समाप्त करने के लिए। लेकिन मुहुआ किसी बात को लेकर उलझन में था। अंतरिक्ष की शक्ति स्वर्ग शून्य क्षेत्र के पूर्वजों की एक क्षमता है और स्वर्गीय दाव इसे 5वीं कक्षा तक सीमित करता है। लेकिन भंडारण बैग में अपना स्वयं का स्थान होने के कारण स्थान की शक्ति भी होती है न? तो फिर भंडारण बैग का उपयोग निम्न द्वितीय श्रेणी राज्य सीमाओं में क्यों किया जा सकता है? मुहुआ ने गू चांगहुई से सवाल पूछा। गू चांगहुई कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। ये मामले बड़े परिवारों और कुलों के बीच गुप्त नहीं थे, लेकिन मुहुआ के हैरान चेहरे को देखकर यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में समझ नहीं पाया था। गू चांगहुआई को अपने दिल में एक अजीब सा संतुलन महसूस हुआ। तो इस युवक के पास भी ऐसी चीजें हैं जो वह नहीं समझता। गू चांगहुआई की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं जब उन्होंने असामान्य रूप से धैर्य के साथ समझाया। भंडारण बैग निर्जीव वस्तुएं हैं, उनकी स्थानिक शक्ति वस्तुनिष्ठ है, केवल निर्जीव चीजों को ही रखने में सक्षम है, जबकि 5वीं कक्षा की अंतरिक्ष शक्ति को साधकों द्वारा व्यक्तिपरक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। ये जीवित प्राणियों को भी समायोजित कर सकती है, जिससे शून्य तात्कालिक गति या टेलीपोर्टेशन संभव हो सकता है। मुहुआ को अचानक समझ आ गया, फिर उसने फिर पूछा, तो फिर भंडारण बैग कैसे बनाए जाते हैं? क्या उनमें संरचनाएं शामिल होती हैं? गू चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया। भंडारण बैग में संरचना शामिल नहीं होती, या इसे और सटीक रूप से कहें तो इनमें 5वीं श्रेणी की अंतरिक्ष संरचनाएं शामिल नहीं हैं। अगर संरचनाएं शामिल भी हैं, तो वे केवल सुदृढ़ीकरण, सौंदर्यीकरण, धूल हटाने और आभा को छिपाने के लिए सामान्य संरचनाएं हैं। ये संरचनाएं सामान्य हैं, इनमें अंतरिक्ष की शक्ति शामिल नहीं है। भंडारण बैग की अंतरिक्ष शक्ति रेशम कीट धागे से बनी है। मुहुआ चौंका। रेशम के कीड़ों के धागे? गू चांगहुआई ने लापरवाही से जमीन से एक भंडारण बैग निकाला, उसके मुंह को फाड़ा और मुंह के साथ बारीक धागे दिखाए। भंडारण बैग रेशम कीट के धागों से बुने जाते हैं। ये धागे ग्रीन वॉर्ड सिल्कवर्म से आते हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से स्थान की शक्ति निहित होती है। वे जो धागे काटते हैं वे स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त स्थान धारण करते हैं। इन धागों को भंडारण बैग में बुनने के लिए विशेष कलाकृति शोधन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त स्थान प्राप्त होता है। तो मैंने कहा, भंडारण बैग का स्थान मृत है, ये वस्तुतः अस्तित्व में है। अच्छा ऐसा है? मुहुआ ने समझ में सिर हिलाया, फिर कहा, तो ये हरे शून्य रेशम के कीड़े, क्योंकि इनमें अंतरिक्ष की शक्ति समाहित है, बहुत महंगे होंगे। वास्तव में महंगा नहीं है। मुहुआ को आश्चर्य हुआ, इसमें अंतरिक्ष की शक्ति है और फिर भी यह महंगा नहीं है। गू चांगहुआई ने कहा, हाँ, सबसे महंगे रेशम कीट गोल्डन वॉर्ड सिल्कवर्म और स्टार वॉर्ड सिल्कवर्म हैं, जो अंतरिक्ष में पाए जाने वाले प्राचीन रेशम कीट हैं। स्वर्ण शून्य रेशम कीट, सितारा शून्य रेशम कीट। मुहुआ ने उनके बारे में कभी नहीं सुना था, वह कुछ हद तक हैरान दिख रहा था। गू चांगहुआई ने आंतरिक रूप से बहुत अधिक सहजता महसूस की और आगे कहा, प्राचीन काल में आध्यात्मिक कलाकृतियां और जादुई खजाने जिनमें वस्तुएं समाहित थीं, अत्यंत दुर्लभ थीं। क्योंकि इन आध्यात्मिक कलाकृतियों की खेती के लिए रेशम के कीड़ों की ऐसी नस्लों की आवश्यकता थी जो शक्तिशाली स्थानिक शक्ति के साथ पैदा हुई थीं, जिन्हें पकड़ना और प्रजनन करना कठिन था, और उनके द्वारा उत्पादित रेशम भी बहुत दुर्लभ था। दुर्लभ प्राचीन रेशमकीट प्रजातियों के साथ परिष्कृत स्थानिक कलाकृतियों की संख्या भी सीमित थी। हालांकि संख्या में कम होने के बावजूद ये प्राचीन खजाने बहुत उच्च गुणवत्ता के थे। अक्सर ये सबसे श्रेष्ठ और कीमती अंतरिक्ष रेशमकीट प्रजातियों के धागों, कोकून या प्यूपा से बनाए जाते थे। इस प्रकार ये दावखेती के खजाने हैं। आंतरिक स्थान स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा था। वे सच्चे खजाने थे जिनकी थैली में पूरी दुनिया थी, अंगूठी में पूरा ब्रह्मांड था। साधना जगत के विकास और साधकों की संख्या में वृद्धि के साथ अंतरिक्ष आध्यात्मिक कलाकृतियों की मांग में भी नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। पीढ़ियों के दौरान बीस्टैमर्स केवल कुछ अधिक आसानी से प्रचारित, अधिक आसानी से पाले जाने वाले तथा अधिक किफायती प्रकार के स्थानिक रेशमकीटों को कृत्रिम रूप से विकसित करने के लिए ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सके। कुछ असाधारण प्रतिभाशाली आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स ने स्टोरेज बैग को रिफाइन करने के तरीकों में भी लगातार सुधार किया, जिससे कि खेती की दुनिया में अधिकांश किसानों को स्टोरेज बैग का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।
ग्रीनवॉर्ड सिल्कवर्म अब तक किसानों द्वारा पाले जाने वाले स्थानिक रेशम कीटों में सबसे उपयुक्त प्रकार हैं। ग्रीनवॉर्ड सिल्कवर्म के धागे सस्ते और बहुत टिकाऊ हैं, हालांकि जगह थोड़ी छोटी है। आज खेती की दुनिया में 80% से अधिक भंडारण बैग ग्रीनवॉर्ड रेशम कीट के धागों से बुने जाते हैं। कुछ रेशम कीट ऐसे भी हैं जो ग्रीनवॉर्ड रेशम कीट से भी अधिक कीमती हैं। हालांकि जब ये रेशम कीट अपने धागे को भंडारण थैलियों में बदलते हैं तो इसकी कीमत बहुत अधिक हो जाती है, जो औसत किसान के लिए वहन करने योग्य नहीं होती। जहां तक अधिक कीमती प्राचीन चीजों की बात है, जैसे स्वर्ण शून्य रेशम कीट, तारा शून्य रेशम कीट, गु चांगहुआई ने कुछ अफसोस के साथ आह भरी। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार के रेशम कीटों का प्रजनन हमेशा से दुर्लभ रहा है और हजारों वर्षों से किसानों द्वारा उन्मत्त संघर्ष और शिकार के कारण अधिकांश अब संकटग्रस्त हैं, यहां तक कि विलुप्त भी हो चुके हैं। जो कुछ बच गए हैं वे या तो केंद्रीय दाव न्यायालय के निषिद्ध व्यंजन बन गए हैं, या स्थानीय प्रभावशाली परिवारों या महान संप्रदायों के, या फिर वे कुछ प्राचीन ताओवादी स्थलों, निषिद्ध भूमि, स्वर्ग और पृथ्वी के चरम छोरों के गुप्त स्थानों में छिपे रहते हैं, जो लोगों के लिए अज्ञात हैं। गु चांगहुआई ने आध्यात्मिक कलाकृतियों के भंडारण की उत्पत्ति के बारे में बताया था। मो हुआ को ज्ञान प्राप्त हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके दैनिक उपयोग में आने वाले स्टोरेज बैग में इतने सारे रहस्य छिपे होंगे। जो साधारण भंडारण थैले प्रतीत होते थे, वे हजारों वर्षों के क्रिस्टलीकरण, असंख्य साधकों के हृदय के रक्त तथा विभिन्न ताओ साधना कौशलों के विकास और क्रमिक विकास का परिणाम थे। जो चीजें साधारण सी प्रतीत होती थीं, उनमें व्यापक और गहन सत्य निहित थे। मो हुआ आश्चर्य से अचेत हो गया तथा साथ ही भावुक भी हो गया। खोखला शून्य क्षेत्र, अंतरिक्ष की शक्ति। 5वीं कक्षा स्थानिक गठन। वह सोच रहा था कि वह कब खोखले शून्य में साधना करने में सक्षम होगा। 5वीं कक्षा की संरचना सीखने के लिए मो हुआ ने गहरी सांस ली और एक क्षण के लिए विचलित होने के बाद उसे याद आया कि अग्निबुद्ध का मामला अधिक जरूरी था। चूंकि यह टेलीपोर्टेशन नहीं था, इसलिए इसे संभालना आसान होगा। द्वितीय श्रेणी कानून के प्रतिबंधों के तहत एक साधक द्वारा उपयोग की जा सकने वाली योग्यताएं काफी सीमित थीं। मो हुआ एक प्रशिक्षण गुरु होने के नाते तथा इसके अतिरिक्त एक जानकार व्यक्ति होने के नाते द्वितीय श्रेणी साधकों की विभिन्न क्षमताओं और ताओ नियमों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। मो हुआ ने विचार किया और कहा, यह वास्तव में गायब नहीं हुआ है, ये टेलीपोर्टेशन नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह बस अदृश्य हो गया है। अदृश्य होने का अर्थ ये भी है कि वे अदृश्य हो गए हैं। यह आवश्यक रूप से एक छिपाव तकनीक नहीं हो सकती है। ये बहुत संभव है कि यह छिपाव के लिए प्रयुक्त एक आध्यात्मिक कलाकृति हो। सबसे अधिक संभावना है कि यह एक छिपाव संरचना हो। अग्नि बुद्ध और उनके समूह ने जी परिवार को नष्ट कर दिया, फिर आग से गायब होने के लिए एक गुप्त संरचना का उपयोग किया, कहीं अज्ञात स्थान पर छिप गए। और इस लेटर टोकन पर वे 8 अक्षर, बाय माउंटेन डेमन कैवन, हेवन आउटसाइड हेवन, संभवतः पाप साधकों के इस समूह का छिपने का स्थान और कोड है। बिशन शहर एक अमर शहर है, भीड़ भाड़ वाला और हलचल भरा। ये वह स्थान नहीं है जहां दानव साधक सामान्यतः छिप सकें। लेकिन यदि वास्तव में कोई दानव गुफा है, तो ये दानव गुफा संभवतः एक गुप्त संरचना द्वारा छिपी हुई है। बिशन शहर में एक दूसरे को काटती चोटियां और जटिल भूभाग है। एक राक्षस की गुफा का निर्माण करना और उसे एक गुप्त संरचना के साथ छिपाना, साधारण साधक वास्तव में इसे खोजने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। और एक और वाक्यांश, स्वर्ग के बाहर स्वर्ग। इसका मतलब यह है कि शहर के भीतर चट्टानें और खड़ी, एकांत, खड़ी जगहें संभवतः दानव गुफा का स्थान है। स्वर्ग का तात्पर्य आकाश का एक पतला धागा हो सकता है। आकाश के एक पतले धागे के रूप में जाने जाने वाले स्थानों में कुछ रास्ते हो सकते हैं जो गुप्त संरचना द्वारा छिपे हुए हैं, जो स्वर्गीय सड़कों के समान है। इन स्वर्गीय सड़कों से परे अन्य स्वर्ग हैं। मो हुआ ने अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए, सहजता से बोले। गु चांगहुई कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। ये बच्चा सचमुच बहुत चालाक था। वह न केवल तीव्र बुद्धि वाला था, बल्कि उसे संरचनाओं का भी गहरा ज्ञान था, और यहाँ तक कि ये अजीब अनुभव भी व्यापक प्रतीत होते थे, मानो वह वर्षों से पाप साधकों और दुष्ट साधकों से निपट रहा हो, ये जानते हुए कि उन्होंने कैसे काम किया, कैसे छिप गए। कुछ ठीक नहीं था। गु चांगहुआई एक क्षण के लिए हिचकिचाया। हैरान होकर उसने पूछा, तुम्हें इतना सब कैसे पता? मो हुआ ने इसे छिपाया नहीं और कहा, मैंने इसे देखा है, इसलिए मुझ पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। देखा गया।
गु चांगहुआई हैरान था। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। जब मैं टोनगक्सियन शहर में था, एक राक्षस शिकारी के रूप में काम कर रहा था। बिग ब्लैक माउंटेन में पाप साधक पीछे के पहाड़ की ओर जाने वाली सड़कों को छिपाने के लिए गुप्त संरचनाओं का उपयोग कर रहे थे। फिर घने कोहरे को आड़ के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हत्या और डकैती, दुष्कर्म और अपराध किए। मैंने कुछ दुष्ट साधकों को शवों को परिष्कृत करने के लिए आकाश के एक पतले धागे के पीछे गढ़ बनाते हुए भी देखा है, जैसे कि शव महल और ऐसे ही। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाई। क्या आप फॉर्मेशन मास्टर नहीं हैं? आप कब से मॉन्स्टर हंटर भी बन गए? मोहुआ ने जवाब दिया, मेरे पिता एक मॉन्स्टर हंटर थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। इसमें अजीब क्या है? यह एक पारिवारिक व्यापार है, इसे लुप्त नहीं होने दिया जा सकता। लेकिन मैं स्वाभाविक रूप से कमजोर था, राक्षसों का शिकार करने में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे अन्य विकल्प ढूंढने पड़े। एक राक्षस शिकारी होने के अलावा एक फॉर्मेशन मास्टर और एक बाहरी विवरण, एक व्यक्ति जिसे एक परिष्कृत आकर्षण के रूप में वर्णित किया गया है, अक्सर एक हड़ताली या अपरंपरागत उपस्थिति के कारण। आचरण, ऐसा व्यक्ति जिसे परिष्कृत आकर्षण वाला बताया जाता है, जो प्रायः आकर्षक या अपरंपरागत रूप के कारण होता है। आचरण, ऐसा व्यक्ति जिसे परिष्कृत आकर्षण वाला बताया जाता है, जो प्रायः आकर्षक या अपरंपरागत रूप के कारण होता है। उद्धरण चिन्ह ... मोहुआ ने आह भरी, उसके चेहरे पर हार मानने का भाव था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं गरीबी में पला बड़ा हूं, इसलिए अनिवार्य रूप से मुझे कुछ कठिनाइयां सहनी पड़ी, मुझे हर चीज थोड़ी थोड़ी करनी पड़ी। गु चांगहुआई ने उसके नाजुक, कोमल चेहरे और कभी कभी बेशर्म व्यवहार को देखा। एक पल के लिए भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने कोई कठिनाई झेली है। लेकिन आपका जीवन का मात्र एक दशक या उससे अधिक समय अभी भी काफी समृद्ध है, गु चांगहुई ने कहा। फिर से एक राक्षस शिकारी होने के नाते फिर से उन पाप कल्टीवेटर्स पीछे पहाड़ में हत्या और डकैती कर रहे हैं, फिर से उन पहाड़ गड़लाश कल्टीवेटर्स और इस तरह। मुझे नहीं पता कि यह सच है या वह कोई कहानी बना रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मोहुआ ने सिर हिलाया। गु चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया। चाहे जो भी हो, मोहुआ की अटकलों में कुछ दम था, विशेषकर गठन के बारे में। गु चांगहुआई को अब यकीन हो गया था कि मोहुआ का फॉर्मेशन में कुशल होने का दावा वास्तव में एक बड़ा सच था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि तथाकथित फॉर्मेशन में कुशल केवल अपना चेहरा बचाने का एक बहाना था, क्योंकि उनके चचेरे भाई ने मोहुआ को ताइक्सू गेट में घुसाने के लिए हथकंडे अपनाए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मोहुआ सिर्फ फॉर्मेशन में ही कुशल नहीं थी। फॉर्मेशन में उनकी विशेषज्ञता का स्तर कुछ हद तक अविश्वसनीय रूप से ऊंचा होता जा रहा था। मैंने अपने पूरे जीवन में महान प्रतिभा वाले शिष्यों को देखा है, जो प्रशिक्षण में कुशल शिष्य हैं। लेकिन मैंने कभी किसी को इतना कुशल नहीं देखा कि मैं उसे समझ न सकूं, और उसकी प्रतिभा इतनी अतिरंजित हो कि मैं ये भी नहीं जान पाऊं कि उसे कैसे व्यक्त करूं। गु चांगहुआई असहाय था। उसके चचेरे भाई ने इस बच्चे मोहुआ को ताइक्सू गेट में धकेलने के लिए बहुत परेशानी उठाई। ये हो सकता है कि ताइक्सू गेट ने इसके बजाय एक सस्ते को उठा लिया हो। ऐसा नहीं था कि उसके चचेरे भाई ने जल्दबाजी में काम किया, जिससे ताइक्सू गेट की सद्भावना नष्ट हो गई। हो सकता है कि इसके बजाय ये ताइक्सू गेट था जो अपने चचेरे भाई का एहसानमंद था। गु चांगहुई को भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ। उसने कुछ देर सोचा और मोहुआ की ओर सिर हिलाया। मैं किसी को इस दिशा में जांच करने के लिए कहूंगा। मोहुआ की आंखें चमक उठीं। फिर मैं? अब यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। गु चांगहुआई ने कहा, आपको कक्षा में वापस जाने की जरूरत है। हम? मोहुआ दंग रह गया। गु चांगहुआई ने मोहुआ की ओर देखा। तुम और क्या उम्मीद कर रही थी? तुम कितने समय तक छुट्टी पर रहना चाहती थी? तुम्हें सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है। तुम कल संप्रदाय में लौट रहे हो, बाकी की चिंता मत करो। इसके अलावा, यदि आपने वास्तव में अग्निबुद्ध का सामना लड़ाई में किया, तो आप कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ये कहकर गु चांगहुआई ने मोहुआ के कंधे पर थपथपाया। अच्छी तरह से खेती करो। मोहुआ का दिल तुरंत बर्फ की तरह ठंडा महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे इस्तेमाल करने के बाद त्याग दिया गया हो। उनके दिल में अंकल गु को अब पुल जलाने वाला करार दिया गया था। लेकिन उन्हें संप्रदाय में वापस लौटना पड़ा। बिना किसी कारण की कक्षा छोड़ने पर निष्कासन हो सकता है। मोहुआ ने पूछा, क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? गु चांगहुआई उदासीन दिखे। इससे मेरा क्या लेना देना है?
मैं ताओवादी दरबार में एक पर्यवेक्षक हूँ, ताइक्सू गेट का कोई एल्डर नहीं, और मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता। मो हुआ के पास कहने को कुछ नहीं था। गु चांगहुई ने इशारा किया, वापस जाओ। इसलिए मो हुआ के पास अनिच्छा से ताइक्सू गेट पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ताइक्सू गेट पर वापस आकर मो हुआ ने साधना जारी रखी, कक्षाओं में भाग लिया और ड्राइंग फॉर्मेशन किया। लेकिन उसके हृदय में वह केवल अग्नि बुद्ध के बारे में ही सोच सकता था। मेरा उल्का अग्नि कौशल, अग्नि बुद्ध को पकड़े बिना, उल्का अग्नि कौशल के लिए मंत्र प्राप्त किए बिना, संदर्भ के लिए एक स्थिर कौशल पैटर्न के बिना, फायरबॉल के लिए सम्लन मंत्र पर उनका शोध एक मृत अंत पर पहुंच जाएगा। उसके जादू की मारक क्षमता में कोई खास सुधार नहीं होगा। क्या करें? मो हुआ ने बिना किसी बाधा के प्रतिदिन संदेश भेजकर अग्नि बुद्ध की खोज में हुई प्रगति के बारे में पूछताछ की। अंकल गु। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मो हुआ ने भेजा, गु चांगहुई। निश्चित रूप से गु चांगहुआई ने उत्तर दिया, अपनी भाषा का ध्यान रखें। मो हुआ ने विनम्रता से पूछा, अंकल गु, क्या आपको कुछ मिला? दानव की गुफा कहाँ है? कुछ नहीं। अगले दिन मो हुआ ने फिर पूछा, अंकल गु, क्या आपको कुछ मिला? गु चांगहुई ने फिर भी उत्तर दिया, कुछ नहीं। उसके बाद मो हुआ ने हर दिन पूछा और गु चांगहुआई ने हमेशा जवाब दिया, कुछ नहीं। मो हुआ को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अंकल गु, आप मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगे, है ना? लोगों को ईमानदार होना चाहिए। दूसरी ओर से खामोशी। निश्चित रूप से, मो हुआ ने सोचा, क्या तुम्हें दानव की गुफा का स्थान मिल गया? गु चांगहुआई एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर जवाब दिया, अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो, इन चीजों की चिंता मत करो। मो हुआ खुश नहीं था, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे, और अगर भविष्य में कुछ ऐसा हुआ जिसमें मेरी मदद की जरूरत पड़ी, तो मैं भी मदद नहीं करूंगा। गु चांगहुई ने खुद पर व्यंग्य किया, आपकी मदद मांग रहे हैं? मैं, एक स्वर्णकोर साधक और ताओवादी न्यायालय में एक पर्यवेक्षक के रूप में, आप जैसे एक छोटे फाउंडेशन स्थापना साधक की सहायता की आवश्यकता क्यों हो सकती है? गु चांगहुई एक पल के लिए रुके। लेटर टोकन को पुनर्स्थापित करते समय मो हुआ द्वारा नियोजित जटिल और समझ से परे निर्माण विधियां एक बार फिर उसके दिमाग में उभर आईं। और संरचनाओं का समाधान, अनलॉकिंग, साथ ही साथ गठन के बारे में उनकी धारणा। गु चांगहुआई ने अपनी शेखी बघारने की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया और महसूस किया कि एक वयस्क के रूप में बच्चे से झूठ बोलने के बजाय सच बोलना बेहतर है। गु चांगहुआई ने आह भरते हुए कहा, हमने इसे पा लिया। मो हुआ ने उत्साहित होकर पूछा, आपको ये कैसे मिला? अनिच्छा से गु चांगहुआई को शुरुआत से शुरू करना पड़ा। हमने एक गुप्त खोज की जिसमें बाहरी तौर पर शांति थी। हमने सार्वजनिक रूप से सूचना जारी की कि अग्नि बुद्ध संभवतः कहीं और छिपे हुए हैं, जिससे बिशन शहर के अंदर सतर्कता कम हो गई। हमने गुप्त रूप से दिन रात निगरानी के लिए अधिक कर्मियों को तैनात किया। बिशन शहर में छिपे हुए अग्नि बुद्ध निश्चित रूप से भागने का अवसर तलाश लेंगे, वे हमेशा के लिए छिप नहीं सकते। वास्तव में कुछ दिनों बाद हमने एक संदिग्ध कल्टीवेटर को देखा। बिशन शहर को बहुत पहले ही सील कर दिया गया था, प्रत्येक किसान की उत्पत्ति दर्ज थी, लेकिन इस विशेष किसान का कोई रिकॉर्ड नहीं था। वह अचानक प्रकट हो गया। वह स्थिति का पता लगाने के लिए राक्षस की गुफा से बाहर आया। हमने इस संदिग्ध कल्टीवेटर का पीछा किया और पाया कि उसने शहर का चक्कर लगाया था और फिर शहर के उत्तर में खतरनाक पहाड़ों की ओर अकेले चला गया, जहां वह फिर गायब हो गया। ताओवादी न्यायालय ने फॉर्मेशन मास्टर्स और विभिन्न आध्यात्मिक कलाकृतियों को बुलाया जो छिपे हुए स्थानों को प्रकट करने और उनमें झांकने में सक्षम थे, और हमने अंततः दानव की गुफा के प्रवेश द्वार की खोज की। गु चांगहुआई वहीं रुक गया। मो हुआ ने तत्काल पूछा, और फिर? बैकवोट, इसमें कोई और फिर नहीं है? क्या ये दानव की गुफा नहीं है? अग्नि बुद्ध अंदर नहीं है? मैं अंदर नहीं जा सकता। गु चांगहुआई ने आह भरी, एकाकी पर्वतीय शहर आकाश में लटका हुआ है, एक खड़ी चट्टान ही एकमात्र रास्ता प्रदान करती है, जिसके पार घनी राक्षसी क्यूई है। कौन जानता है कि इसके भीतर कितने दुष्ट राक्षस साधक छिपे हुए हैं? जल्दबाजी में प्रवेश करने का मतलब होगा कि जीवन और मृत्यु अप्रत्याशित है, और मुझे डर है कि इससे घास में रहने वाले सांप भी चौंक जाएंगे। इसके अलावा अंदर और बाहर संरचनाएं हैं। मो हुआ कुछ उलझन में था। ताओवादी दरबार में बहुत सारे लोग होने चाहिए, और उनके पास फॉर्मेशन मास्टर्स की भी कमी नहीं है। गु चांगहुआई जवाब देने से पहले कुछ देर चुप रहे। यह मैं आपको नहीं बता सकता। मो हुआ अचंभित रह गया और खुद से बुदबुदाया, गहनता का दिखावा करते हुए।
फिर उसने एक क्षण सोचा और पूछा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? गू चांगहुई अड़े हुए थे, कोई जरूरत नहीं। विनम्र मत बनो। मैं विनम्र नहीं हो रहा हूं। मैं कोई जोखिम नहीं लूंगा या कोई कदम नहीं उठाऊंगा, बस आपको संरचना को देखने में मदद करूंगा, उसमें खामियां ढूंढूंगा। मो हुआ ने धीरे से समझाया। गू चांगहुई वास्तव में प्रभावित था। आपकी कक्षाएं होती हैं, है ना? गू चांगहुआई हिचकिचाया। जैसा कि मो हुआ को संदेह था, ऐसा प्रतीत हुआ कि अंकल गू को वास्तव में एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्हें सहायता के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनके समान ही फॉर्मेशन में कुशल हो। मैं छुट्टी मांगने की कोशिश कर सकता हूँ। गू चांगहुआई चुप हो गया। मो हुआ ने मोटे तौर पर समझा, अंकल गू को शायद इतना घमंड है कि वे मदद मांगने के लिए नीचे गिर सकते हैं। मो हुआ ने एक क्षण सोचा और फिर अच्छे इरादे से उससे बाहर निकलने का रास्ता सुझाया और कहा, अंकल गू, यदि संप्रदाय मेरी छुट्टी को मंजूरी दे देता है तो मैं आऊंगा और आप सभी को अग्नि बुद्ध को पकड़ने में मदद करूंगा। तभी गू चांगहुआई ने अनिच्छा से कहा, ठीक है। लेकिन इन पंक्तियों के बीच ये स्पष्ट था कि उन्होंने राहत की सांस ली। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, वह उसके साथ कुछ भी करने में असमर्थ था। अब जबकि अंकल गू का छुट्टी मांगने का मुद्दा सुलझ गया है, तो ये भी इतना आसान नहीं होगा। एक सामान्य एल्डर 1 या 2 दिन की छुट्टी स्वीकृत कर सकता है, लेकिन इससे अधिक दिन की छुट्टी होने पर उसके पास अधिकार नहीं होगा। और अग्नि बुद्ध को पकड़ने के लिए दानव गुफा में प्रवेश करना निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं था जिसे केवल कुछ दिनों में पूरा किया जा सकता था। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता भी है तो इसमें कम से कम 6 या 7 दिन लगेंगे। यदि मैं पूरक के रूप में द्विसाप्ताहिक विश्राम दिवसों का उपयोग करता हूं, तो भी मुझे 5 दिन की छुट्टी मांगनी होगी। मेरा एकमात्र विकल्प एल्डर मास्टर जून के पास जाना है। लेकिन एल्डर मास्टर जून, वह संभवतः मेरी छुट्टी मंजूर नहीं कर सकता, है ना? मो हुआ कुछ परेशान था। क्या उसे एल्डर मास्टर जून से कहना चाहिए, सज्जन, मैं 5 दिन की छुट्टी चाहता हूं ताकि ताओवादी न्यायालय को फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में एक भ्रष्ट पाप साधक को पकड़ने में मदद कर सकूं, जो हत्यारा है और निश्चित तकनीकों में कुशल है। जब तक एल्डर मास्टर जून अपना दिमाग नहीं खो देते, वह कभी सहमत नहीं होंगे। इसलिए अनुरोध अधिक सूक्ष्म होना चाहिए था। इसके बाद मो हुआ ने एल्डर मास्टर शुन से संपर्क किया और अपनी व्याख्या में परिवर्तन करते हुए कहा कि ताओवादी दरबार ने उनसे एक फॉर्मेशन पेंटिंग बनाने के लिए कहा है, जिसमें संभवतः 5 दिन लगेंगे। एल्डर मास्टर जुन ने उसे हैरानी भरे भाव से देखा। ताओवादी दरबार आपसे पूछ रहे हैं, एक फॉर्मेशन पेंटिंग बनाने के लिए, और वह भी 5 दिनों के लिए? मो हुआ ने खुद को संभाला और सिर हिलाया। क्यों? बड़े मास्टर जुन ने पूछा। मो हुआ ने स्पष्टता से उत्तर दिया, ताओवादी न्यायालय के पर्यवेक्षक गु ने मुझे आमंत्रित किया है, मुझे इसकी विशिष्ट जानकारी नहीं है। एल्डर मास्टर जुन ने अपना सिर हिलाया। एक संरचना कहीं भी बनाई जा सकती है, ताओवादी न्यायालय क्यों जाए? और इसके अलावा 5 दिन की छुट्टी बहुत ज्यादा है। मो हुआ ने कुछ निराशा महसूस करते हुए आह भरी। जैसे ही एल्डर मास्टर जुन कुछ कहने वाले थे, वे अचानक रुक गए। आपने अभी कहा ताओवादी दरबार से पर्यवेक्षक गु? हाँ, मो हुआ ने उत्सुकता से सिर हिलाया। आप गु परिवार के सुपरवाइजर को कैसे जानते हैं? मैं शांगुआन परिवार की आंटी वान से परिचित हूँ। सुपरवाइजर गु उनकी चचेरी बहन है। एल्डर मास्टर जून थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और पूछा, क्या उन्होंने बताया कि यह किस प्रकार का गठन था? मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह द्वितीय श्रेणी का प्रशिक्षण है, काफी कठिन है, अनुमान है कि इसमें काफी समय लगेगा, इसलिए मैं 5 दिन की छुट्टी मांग रहा हूं। बड़े मास्टर जुन ने मो हुआ को आश्चर्य से देखा। ताओवादी दरबार, गु परिवार। गु परिवार की ताओवादी दरबार में गहरी जड़ें और व्यापक संबंध हैं। यदि यह बच्चा मो हुआ गु परिवार से परिचित हो जाता है और संबंध विकसित कर लेता है, तो ताओवादी दरबार में उसके लिए आगे चलकर चीजें आसान हो जाएंगी। कम से कम ताओवादी न्यायालय द्वारा उन्हें अनुचित आपदाओं के लिए निशाना नहीं बनाया जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद एल्डर मास्टर जुन ने मो हुआ से पूछा, बस एक फॉर्मेशन पेंटिंग बना रहे हैं, कोई अन्य खतरा नहीं है ना? कोई नहीं, मो हुआ ने जोर देकर कहा। हम। एल्डर मास्टर जून ने सिर हिलाया। एल्डर सोन के पास जाओ, उनसे कहो कि मैंने तुम्हारी 5 दिन की छुट्टी मंजूर करने को कहा है। मो हुआ बहुत खुश हुआ, उसके चेहरे पर चमक आ गई जब उसने कहा, धन्यवाद सज्जन। हम। एल्डर मास्टर शुन ने स्वीकृति में सिर हिलाया और फिर कुछ सोचते हुए कहा, फॉर्मेशन पेंटिंग में मेहनत करो।
ताओवादी दरबार में गु परिवार काफी ईमानदार है, इससे परिचित होना और पहचाने जाने लायक है। हाँ हाँ, निश्चिंत रहें सज्जन। मो हुआ ने सिर हिलाया। वह और अंकल गु पहले से ही एक दूसरे से काफी परिचित थे। तो फिर आगे बढ़ो। बड़े मास्टर जून ने हाथ हिलाया। मो हुआ ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया और फिर अपने कदमों में एक जीवन स्फूर्ति भरते हुए वहां से चले जाने से स्वयं को नहीं रोक सका। उन्होंने एल्डर सोन को ढूंढा, उनसे कहा कि वे 5 दिन की छुट्टी चाहते हैं, और एल्डर मास्टर झुन ने भी इस पर सहमति दे दी है। एल्डर सोन पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे और उनके हृदय में असंतोष था। बड़े मास्टर जून इस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा लाड़ प्यार कर रहे हैं। 5 दिन की छुट्टी, ये कैसा उदाहरण पेश कर रही है। फिर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए, मुहर लगाए और मो हुआ के अवकाश अनुरोध को मंजूरी दे दी। वैसे भी यह मेरे हाथ से बाहर है, वह जितने दिन चाहे मांग सकता है, मुझे बस उस पर मुहर लगानी है। एल्डर सोंग ने बेपरवाही से खुद से कहा। अनुमति प्राप्त होने के बाद मो हुआ खुशी खुशी शिष्य के निवास पर लौट आया। उसने बिल्कुल सही गणना की थी। 5 दिन की छुट्टी मांगने के साथ साथ 2 दिन की द्विसाप्ताहिक छुट्टी मांगने पर कुल 7 दिन हुए। उल्का अग्नि कौशल मंत्र प्राप्त करने का मौका पाने के लिए उसे इन 7 दिनों के भीतर अग्नि बुद्ध को पकड़ना होगा, जिससे उसकी अपनी निषिद्ध अग्नि गेंद समलन तकनीक के लिए कौशल पैटर्न की नींव रखी जा सके। यदि इसमें 7 दिन से अधिक समय लगा तो वह हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। 7 दिनों के बाद या तो अग्नि बुद्ध ताओवादी न्यायालय द्वारा पकड़ लिए जाएंगे या भाग जाएंगे। उल्का अग्नि कौशल प्राप्त किए बिना सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते, समय की पूरी बर्बादी होती। इसलिए मो हुआ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी जब उसने कहा, 7 दिनों के भीतर अग्नि बुद्ध को मरना होगा। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। जल छिपाने वाला जैड। अगले दिन मो हुआ ने अनुपस्थिति की छुट्टी ली और ताइक्सू गेट से प्रस्थान किया। सबसे पहले क्यानिक्सुए राज्य सीमा पर ताओवादी न्यायालय की ओर बढ़ा। ये वह व्यवस्था थी जो उसने गु चांगहुआई के साथ की थी। वे ताओवादी दरबार में मिलेंगे और फिर बिशन शहर के लिए रवाना होंगे। ताओवादी दरबार में गु चांगहुआई विशेष रूप से मो हुआ के साथ वापस आए थे और उन्हें एक भंडारण बैग दिया था। यह क्या है? मो हुआ ने पूछा। इसे मिशन के लिए ताओवादी न्यायालय द्वारा वितरित की गई आपूर्ति समझें, गु चांगहुआई ने उदासीनता से उत्तर दिया। मो हुआ ने भंडारण बैग खोला और उसके अंदर कुछ गोलियां, आत्मा पत्थर, रून और एक आधिकारिक ताओवादी वस्त्र देखा। अपने ताइक्सू गेट वाले कपड़े मत पहनो, वे बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। ये सरकारी पोशाक पहन लो। ओह! मो हुआ ने न्यायालय की आधिकारिक ताओवादी पोशाक पहन ली, जो आकर्षक और गरिमा में लग रही थी। हालांकि ये वस्त्र ढीला था तथा इसकी आस्तीनें बहुत लंबी थीं, जो स्पष्ट रूप से एक साइज बड़ी थी। अंकल गु, कपड़े बहुत बड़े हैं, बस इसी से काम चला लो। ये तो हमारे पास सबसे छोटा आकार है, क्या इसे अनुकूलित नहीं किया जा सकता? गु चांगहुआई कुछ असहाय दिखे। आप बाहर से आए हैं, बस काम चला लीजिए। हम आपके लिए खास तौर पर कोई कैसे तैयार कर सकते हैं? मो हुआ ने धीरे से कहा। कितना कंजूस! क्यानिक्सुए राज्य सीमा का भव्य 5वीं श्रेणी का ताओवादी न्यायालय वास्तव में बहुत महंगा था। इसमें कोई मदद नहीं, अग्नि बुद्ध का मामला अत्यावश्यक था। मो हुआ केवल अपनी बेल्ट कस सका, अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा सका और उत्सुकता से कहा, चलो चलें। उनके पास अग्नि बुद्ध को पकड़ने और उल्का अग्नि कौशल प्राप्त करने के लिए 7 दिन थे, बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। मम्मा, गु चांगहुई ने सिर हिलाया। बाद में गु चांगहुई ने मो हुआ को ताओवादी न्यायालय से बाहर ले जाया। वे अभी आधे रास्ते पर ही पहुंचे थे कि उनका सामना एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हुआ, जिसने काले रंग का सुपरवाइजर का चोगा पहना हुआ था, जिसकी आंखें पतली और रंग पीला था, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। पर्यवेक्षक गु। उस आदमी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। गु चांगहुआई की निगाहें ठंडी हो गईं, अनिच्छा से जवाब देते हुए। मास्टर जियो। मो हुआ एक तरफ खड़े होकर गु चांगहुआई को चुपके से देख रहा था। उसके ठंडे व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जियाओ उपनाम वाले इस पर्यवेक्षक के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। मास्टर जियो और अधिक कहना चाहते थे, लेकिन तभी उनकी नज़र मो हुआ पर पड़ी और उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। ये युवा किसान आधिकारिक ताओवादी दरबारी पोशाक पहने हुए, फिर भी यह स्पष्ट रूप से फिट नहीं था, जैसे कि इसे जल्दबाजी में ढूंढा गया हो और पहना गया हो। आधिकारिक पोशाक पहनना ताओवादी दरबार से उनके जुड़ाव का प्रतीक था।
लेकिन उसकी ऊंचाई और रूप रंग को देखते हुए वह एक भोला भाला साधक था जिसे ताओवादी दरबार में प्रवेश मिलना असंभव था। इसके अलावा वह गू चांगहुआई का अनुसरण कर रहे थे, जो दूसरों को एक ठंडे चेहरे वाले न्यायाधीश की तरह दूरी पर रखने के लिए जाने जाते थे। इससे यह और भी रहस्यमय हो गया। ये युवा भाई कौन हो सकता है? मास्टर जियाओ के चेहरे पर वसंत की गर्माहट थी, लेकिन उनकी आंखों में शिकारी ठंडक थी, जिससे दूसरों को असहज महसूस होता था। मो हुआ ने तुरंत अपने दिल में उसे स्माइलिंग टाइगर उपनाम दे दिया। जैसे ही वह इस मुस्कुराते हुए बाघ से निपटने के लिए कोई बहाना बनाने के बारे में सोच रहा था, गू चांगहुआई ने ठंडे स्वर में कहा, मास्टर जियो, हम आधिकारिक काम पर हैं। मास्टर जियाओ बीच में ही रुक गए, केवल गू चांगहुआई की ओर मुड़ सके। उनकी आंखें बदल गईं, लेकिन उनकी मुस्कान अप्रभावित थी क्योंकि उन्होंने पूछा, पर्यवेक्षक गू, क्या आप अभी भी अग्निबुद्ध मामले में व्यस्त हैं? हाँ, काफी समय हो गया है ना? गू चांगहुआई चुप रहा। मास्टर जियाओ ने आह भरी। अग्निबुद्ध का वध नृशंस था, जिससे व्यापक दहशत फैल गई। उच्च अधिकारी इसे गंभीरता से ले रहे हैं, दरबारी नेता दबाव में हैं। लेकिन हालांकि मामला जटिल है, लेकिन इसे सुलझाने में इतना लंबा समय लगना वास्तव में बुरा लगता है। कोई भी वरिष्ठों को दोष नहीं देता, वे सुपरवाइजर गू को पर्याप्त कुशल न होने के लिए दोषी ठहराते हैं। शायद। मास्टर जियाओ की आंखें सख्त हो गईं और वह धीरे से बोला, बस कुछ पकड़ो, मामला बंद करो और ऊपर वालों को हिसाब दो। गू चांगहुआई ने गहरी निगाह से पूछा, क्या ये दरबारी नेता का सुझाव है या आपका अपना, मास्टर जियो? मास्टर जियाओ की अभिव्यक्ति रुक गई। एक बनावटी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, सुपरवाइजर गू, मैं ऐसा मजाक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम दोनों सुपरवाइजर हैं, हम बस ऊपर से मिले आदेशों का पालन करते हैं, याद रखें कि। मास्टर जियाओ की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उनकी आवाज में एक गहरा संदेश था, मामले को अपने हाथों में ले लो। गू चांगहुआई का धैर्य जवाब दे गया। उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बिना किसी विनम्रता के उन्होंने कहा, अपना पर्यवेक्षक का कर्तव्य स्वयं निभाओ और मुझे अपना काम कैसे करना है ये सिखाने के बारे में मत सोचो। मास्टर जियाओ रुक गए। गू चांगहुआई ने घृणा से नाक सिकोड़ी और चला गया। मो हुआ ने सावधानी से निरीक्षण किया और अपने शब्दों पर ध्यान देते हुए कुछ भी न सुनने का नाटक किया और गू चांगहुआई के पीछे पीछे चला गया। केवल मास्टर जियो ही अपनी जगह पर खड़े रहे। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वह धीरे से बोला, गू परिवार के लोग अभी भी इतने भोले हैं, देर सवेर वे साफ नष्ट हो जाएंगे। अल्पविराम। बिशन शहर जाने वाली गाड़ी पर बैठे हुए मो हुआ ने धीरे से पूछा, अंकल गू, क्या मास्टर जियाओ को आपसे कोई शिकायत है? गू चांगहुआई ने विचारों में खोकर कोई उत्तर नहीं दिया। मो हुआ ने फिर पूछा, वह ताओवादी दरबार में जासूस तो नहीं है? अचानक आश्चर्यचकित होकर गू चांगहुआई ने कहा, आपको ये कैसे पता चला? सिर्फ एक भावना। गू चांगहुआई ने थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ कहा, ताओवादी न्यायालय केवल भावनाओं के आधार पर आगे नहीं बढ़ता। मास्टर जियो। मो हुआ ने बुदबुदाया, फिर जोर से सोचा, पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए उसे एक कुलीन परिवार का बेटा भी होना चाहिए, जिसका उपनाम जियाओ हो। क्या गू परिवार की तरह जियाओ परिवार का भी ताओवादी दरबार से घनिष्ठ संबंध है? गू चांगहुआई कुछ आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ताओवादी दरबार में जियाओ परिवार का प्रभाव गू परिवार से अधिक है। क्यानेक्सुए राज्य सीमा में 5वीं कक्षा के ताओवादी दरबार का वर्तमान दरबारी नेता जियाओ परिवार से है। ओह। मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से आगे कहा, तो फिर ये मास्टर जियाओ, पूछना बंद करो। गू चांगहुआई ने मो हुआ को बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम्हें जियो परिवार के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। खुद पर मुसीबत लाने से बचने के लिए उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अल्पविराम। बिना किसी कारण के अपने ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। मैं तुम्हें जमानत पर छुड़ाने के लिए ताओवादी जेल नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। मो हुआ सहमत हो गया। दूसरों की सलाह को ईमानदारी से सुनना भी एक अच्छी आदत है। उसने जियो परिवार के मामले के बारे में और अधिक पूछताछ नहीं की, वैसे भी यह उसके लिए अप्रासंगिक था। यात्रा तीव्र एवं उतार चढ़ाव भरी थी, लेकिन बिशन शहर पहुंचने से पहले अभी भी कुछ दूरी तय करनी थी, और मो हुआ ने इस अवसर का उपयोग अग्निबुद्ध मामले के बारे में पूछने के लिए किया। अंकल गू, क्या दानव की गुफा में प्रवेश करना असंभव है? गू चांगहुआई ने खिड़की से बाहर देखते हुए आह भरी, वहां संरचनाएं हैं। किस तरह की संरचनाएं? गू चांगहुई ने चुपचाप मो हुआ की ओर देखा। मो हुआ को अचानक समझ आ गया।
अंकल गू फॉर्मेशन ब्लाइंड थे, अगर उन्हें पता होता तो वे उसे आने नहीं देते। लेकिन सौभाग्य से अंकल गू फॉर्मेशन ब्लाइंड थे, अन्यथा उन्हें अग्निबुद्ध मामले में शामिल होने का अवसर नहीं मिला होता। गू चांगहुआई ने मोहुआ को संदेह से देखा, उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि मोहुआ निश्चित रूप से अपने दिल में कुछ अच्छा नहीं सोच रहा था। क्या तुम मन ही मन मेरे बारे में बुरा भला कह रहे हो? मोहुआ ने इनकार किया, नहीं। गू चांगहुई ने धीरे से गुनगुनाया। मोहुआ ने फिर पूछा, ताओवादी दरबार में अन्य प्रशिक्षण मास्टर्स भी होने चाहिए, है ना? गू चांगहुई की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। वहां आसपास कोई और नहीं था, और चूंकि उसे आगामी मामलों में मोहुआ की मदद की आवश्यकता थी, गू चांगहुआई ने पीछे नहीं हटते हुए सच्चाई उगल दी। साधना जगत में सर्वश्रेष्ठ निर्माण गुरु अधिकतर स्वर्ग शू मंडप में हैं। स्वर्ग शू मंडप के निर्माण गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है, और यहां तक कि ताओवादी न्यायालय भी आमतौर पर उन्हें नियुक्त करने में असमर्थ होता है। ताओवादी न्यायालय जो प्रशिक्षण मास्टर्स वहन कर सकता है, वे आमतौर पर निम्न स्तर के होते हैं। और चूंकि अग्नि बुद्ध की घटना द्वितीय श्रेणी बिशन शहर में घटित हुई थी और पाप साधक सभी द्वितीय श्रेणी के हैं, इसलिए अपराध की जघन्य प्रकृति के बावजूद इसे अभी भी द्वितीय श्रेणी का मामला माना जाता है। द्वितीय श्रेणी का मामला तृतीय श्रेणी प्रशिक्षण मास्टर्स के ध्यान में नहीं आता। और ये पाप साधक इतने क्रूर और दुष्ट हैं कि द्वितीय श्रेणी के निर्माण गुरु भी आने की हिम्मत नहीं करते। घटनास्थल की जांच करना और संरचनाओं को तोड़ना एक बात है, लेकिन इस तरह की घेराबंदी की लड़ाई सामान्य संरचना मास्टर्स के लिए जीवन रक्षक उपायों के बिना बहुत अधिक खतरनाक है। इसके बावजूद मैंने ताओवादी दरबार में गू परिवार के प्रभाव वाले कई द्वितीय श्रेणी के प्रशिक्षण गुरुओं को बुलाया, लेकिन गू चांगहुई ने गहरी आह भरते हुए भौहें सिकोड़ ली। पहाड़ी रास्ते छिपे हुए हैं, संरचनाएं अस्पष्ट हैं। वे कोई वास्तविक सुराग भी नहीं ढूंढ पाए और न ही कोई मदद कर पाए। मोहुआ ने मोटे तौर पर समझा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अंकल गू, जो हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की इतनी परवाह करते थे, वास्तव में नर्म पड़ गए और उनसे मदद मांगी। मोहुआ ने कहा, चिंता मत करो अंकल गू, जब तक ये द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। तब मोहुआ को लगा कि उसने शायद बहुत ज्यादा वादा कर दिया है और उसने कहा, द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तर से नीचे की कोई भी चीज और उच्च श्रेणी नहीं, कोई मुद्दा नहीं होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अग्निबुद्ध के पाप साधकों के समूह में अवश्य ही निर्माण गुरु होंगे। चूंकि अग्निबुद्ध फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में थे और वे बॉस थे, इसलिए उनके अधीनस्थ फॉर्मेशन मास्टर्स फाउंडेशन स्थापना से आगे नहीं बढ़ सकते थे, और साधारण फॉर्मेशन मास्टर्स का कौशल स्तर आमतौर पर उनके दायरे से पीछे था। उदाहरण के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज तक पहुंचना से लेकर द्वितीय श्रेणी जूनियर फॉर्मेशन मास्टर बनना, फाउंडेशन स्थापना से लेकर द्वितीय श्रेणी मध्य स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर बनने तक का अंतिम चरण। केवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेट स्टेज या गोल्डन कोर के शिखर पर ही कोई व्यक्ति द्वितीय श्रेणी का उच्च रैंक फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है। ये सभी सामान्य स्थितियां थीं। जिन फॉर्मेशन मास्टर्स की रैंक उनके कल्टिवेशन दायरे से मेल खाती थी, उन्हें पहले से ही अपने साथियों के बीच उत्कृष्ट माना जाता था। ऐसे निर्माण गुरुओं को निर्माण प्रतिभा माना जाता था और वे सामान्यतः पाप साधकों और दुष्ट साधकों के साथ संगति करने के लिए नीचे नहीं गिरते थे। इसलिए बाय माउंटेन डेमन गुफा के भीतर की संरचनाएं द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसे संभालने में वह पूरी तरह सक्षम था। मोहुआ काफी आश्वस्त दिखी। पहली बार गू चांगहुआई को मोहुआ का आत्मविश्वासी और कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट व्यवहार आंखों को भा गया। अल्पविराम। उसके बाद दोनों चुपचाप यात्रा करते रहे जब तक कि वे बिशन शहर नहीं पहुंच गए। बिशन शहर में प्रवेश करने और उसकी सड़कों से गुजरने के बाद वे शहर के किनारे स्थित उत्तरी पहाड़ों की ओर बढ़े, जहां से उन्हें खड़ी पहाड़ियां, शानदार चोटियां, स्तरित पर्वतमालाएं और ऊबड़-खाबड़ इलाके दिखाई दिए। गू चांगहुई मोहुआ को तलहटी में एक गुफा तक ले गया। प्रवेश द्वार हरी लताओं से ढका हुआ था, लेकिन अंदर की गुफा विशाल थी, जो ताओवादी न्यायालय के लिए एक अस्थायी आधार के रूप में काम कर रही थी, जिसमें कई दर्जन प्रवर्तन नेता चुपचाप अंदर कुछ चर्चा कर रहे थे। गू चांगहुई और मोहुआ ने गुफा में प्रवेश किया। प्रवर्तन नेता जल्दी से खड़े हो गए और गू चांगहुआई को सम्मानपूर्वक सलाम किया, लेकिन वे मोहुआ को हैरान भाव से देखने से खुद को नहीं रोक सके। एक युवा साधक को यहां लाने का पर्यवेक्षक गू का क्या मतलब था? गू चांगहुआई ने समझाने की जहमत नहीं उठाए और बस दो लोगों को बुलाया, गुकुआन, गुअन, मेरे साथ आओ।
भीड़ में से प्रवर्तन नेताओं के ताओवादी वस्त्र पहने हुए दो साधक जो दिखने में एक जैसे थे आगे बढ़े। उन्होंने झुककर कहा, हाँ युवा स्वामी नामगु। मो हुआ को बिना किसी अनुमान के पता था कि ये दोनों व्यक्ति गु परिवार से होंगे और चूंकि वे एक जैसे दिखते थे इसलिए वे संभवतः जुड़वा थे। इसके बाद गु चांगहुआई ने मोहुआ को गु क्वान और गु अन के साथ गुफा से बाहर ले गए और एक कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद वे एक विशाल चट्टान के पास रुक गए। मोहुआ ने ऊपर देखा और देखा कि पर्वत की चट्टान शिखर पर फैली हुई है। बीच में एक प्राकृतिक दरार थी जिसके दोनों ओर एक दूसरे को घेरे हुए थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक धागे के समान थी। तियान ये जियान, मो हुआ ने धीरे से कहा और फिर गु चांगहुआई की ओर देखा। स्वर्ग के बाहर एक गुफा, तो दानव की गुफा इस वन लाइन स्काई के ठीक पीछे है। गु चांगहुआई ने सिर हिलाया। वन लाइन स्काई संकरा था, केवल एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ा। गु चांगहुआई सबसे आगे चल रहे थे, मोहुआ उनके पीछे चल रहे थे तथा गुअन और गु क्वान सबसे पीछे चल रहे थे। वन लाइन स्काई पार करने के बाद अचानक दृश्य खुल गया। आकाश ऊंचा और चौड़ा था, उसके आगे और पास ही सफेद बादल तैर रहे थे। उनके पैरों के पास एक खड़ी चट्टान थी और कोई रास्ता नहीं था। गु चांगहुआई ने दूरी की ओर इशारा किया और उसके इशारे का अनुसरण करते हुए मोहुआ ने धुंधली दूरी में एक ऊंची अकेली चोटी जैसी चीज देखी। ये दानव की गुफा है, गु चांगहुआई ने रुककर कहा, फिर आगे कहा, आप सही कह रहे हैं। हमारे पैरों के नीचे एक पत्थर का पुल है जिस पर एक गुप्त संरचना उकेरी गई है जो इसके निशानों को छिपा रही है, इसलिए कोई भी यहां से दानव की गुफा का पता नहीं लगा सकता है। मो हुआ ने क्षितिज पर टूटी चट्टान को घूरते हुए क्षणिक समाधि का अनुभव किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बार फिर बिग ब्लैक माउंटेन के पीछे की ओर चट्टान के ऊपर छिपे हुए पत्थर के रास्ते को देख सकता है। छिपाव गठन, मो हुआ ने आह भरी। बड़े परिवार और कबीले लाभ के लिए संरचनाओं का शोषण करते हैं। पाप साधक और दुष्ट साधक भी संरचनाओं का उपयोग करते हैं तथा बुरे कर्म करने के लिए अपने पदचिह्नों को छिपाते हैं। दूसरी ओर समाज के निचले स्तर पर स्थित ढीले साधक जीवनयापन के लिए संघर्ष करते हैं, यहां तक कि वे सबसे बुनियादी संरचनाएं भी नहीं खरीद पाते। ली राज्य के तोंगशियान शहर दक्षिण यूएस शहर में ऐसा ही था और अब ऐसा लगता है कि कियान राज्य के अमर शहर में भी यही संकेत है। स्वर्ग और पृथ्वी के ताओ का पालन करने वाली संरचनाएं वास्तव में सभी जीवित प्राणियों को कब लाभान्वित करेगी। मो हुआ भावुक हो गया, लेकिन अब भावुक होने का समय नहीं था। मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया और चट्टान के नीचे खाली धुंध को साफ कर दिया। मो हुआ की दिव्य दृष्टि में एक पत्थर का पुल स्पष्ट रूप से उभर कर आया। पुल पर विभिन्न आकृतियां उत्कीर्ण की गई थीं। वहां सुदृढ़ीकरण करने वाली पृथ्वी पत्थर संरचनाएं, निगरानी करने वाली लघु युवान चुंबकीय संरचनाएं तथा अदृश्यता उद्देश्य वाली छिपाव संरचनाएं थीं। मो हुआ ने जब ये देखा तो वह अचानक अचंभित रह गया। छिपाव संरचना, ये गुप्त संरचना प्रतीत होती है। मो हुआ ने अपनी धारणा को एकाग्र किया और यह जानकर चौंक गया। द्वितीय श्रेणी 19 पैटर्न गठन। इससे पहले उसने जो छिपाव संरचना सीखी थी वह प्रथम श्रेणी की 9 पैटर्न संरचना थी, लेकिन उसने द्वितीय श्रेणी की संरचना कभी नहीं सीखी थी। मो हुआ को तुरंत एहसास हुआ कि उसने कुछ अनदेखा कर दिया है। सामान्य संरचनाओं में से छिपाव संरचना सीखना सबसे कठिन है। प्रथम श्रेणी की गुप्त संरचना में कुल 9 पैटर्न लाइनें होती हैं। तब द्वितीय श्रेणी का गुप्त गठन एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी का गठन हो सकता है जिसमें 19 पैटर्न लाइनें होंगी। मैंने गलत निर्णय लिया। अग्नि बुद्ध के साथ पाप साधकों के समूह में एक द्वितीय श्रेणी का उच्च श्रेणी का गठन मास्टर भी था। मैं लापरवाह था। मो हुआ ने मन ही मन आह भरी। एक गुप्त संरचना जो फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स को धोखा दे सकती है, वह द्वितीय श्रेणी की होने की अत्यधिक संभावना है। और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि द्वितीय श्रेणी की गुप्त संरचना में 19 पैटर्न लाइनें हैं। 19 पैटर्न लाइनें खींचने में सक्षम फॉर्मेशन मास्टर को द्वितीय श्रेणी का उच्च रैंक फॉर्मेशन मास्टर होना चाहिए। फिर उसकी साधना, स्वर्ण कोर। मो हुआ ने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं, फिर अपना सिर हिलाया। ये गोल्डन कोर नहीं होना चाहिए। ऐसी क्षमता वाला एक स्वर्ण कोर क्षेत्र द्वितीय श्रेणी का उच्च रैंक संरचना मास्टर अग्निबुद्ध की सेवा नहीं करेगा। अग्निबुद्ध ऐसी सेवा के योग्य नहीं है। यह अभी भी फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण या यहां तक कि फाउंडेशन स्थापना की चरम अवस्था होने की अधिक संभावना है। फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज द्वितीय श्रेणी उच्च रैंक गठन मास्टर। मो हुआ की निगाहें तेज हो गईं। ये व्यक्ति एक फॉर्मेशन जीनियस है।
और बहुत संभव है कि उनमें फॉर्मेशन आर्ट की भी महान प्रतिभा हो। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। द्वितीय श्रेणी का उच्च रैंक फॉर्मेशन मास्टर बहुत परेशानी भरा होता है। लेकिन मैं दानव की गुफा में जाने से नहीं बच सकता, न ही मैं अग्नि बुद्ध को पकड़ने से बच सकता हूँ। मो हुआ ने मन ही मन स्थिति पर विचार किया। यदि ये द्वितीय श्रेणी का उच्च पद है तो ऐसा ही हो। कियानिक्सुए राज्य सीमा पर पहुंचने के बाद से मैंने वास्तव में द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर से हाथ नहीं मिलाया है। इसे आदान प्रदान और अनुभव का एक रूप भी माना जा सकता है। इसके अलावा फॉर्मेशन मास्टर्स के बीच संघर्ष का परिणाम जादुई लड़ाई की तरह जीवन या मृत्यु में होना आवश्यक नहीं है। यद्यपि यह अधिक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है। इसलिए मुझे अभी भी दानव की गुफा में जाना है, लेकिन मैं अब वहां अकेले नहीं जा सकता। मो हुआ ने अतीत को याद किया। शुरुआत में ब्लैक माउंटेन स्ट्रोंगहोल्ड में मैं अकेले ही गया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यह वास्तव में बहुत जोखिम भरा था और इससे मेरे माता पिता चिंतित हो गए थे। अब मैं काफी बड़ा हो गया हूं और स्वाभाविक रूप से मुझे अपने कार्यों में अधिक विवेकशील होना चाहिए। जाना तो ठीक है, लेकिन मुझे एक अंगरक्षक ढूंढना होगा। एक गोल्डन कोर अंगरक्षक। मो हुआ ने चुपचाप गू चांगहुई पर नजर डाली। मो हुआ की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर गू चांगहुई उसके विचारों से अनजान था और उसने पूछा, तुम्हें क्या पता चला है? कुछ देर सोचने के बाद मो हुआ ने ईमानदारी से जवाब दिया, अग्नि बुद्ध के आदमियों के पास द्वितीय श्रेणी का उच्च रैंक वाला फॉर्मेशन मास्टर होना चाहिए। ये सुनकर गू चांगहुई की भौहें तन गईं। एक द्वितीय श्रेणी का उच्च रैंकिंग वाला फॉर्मेशन मास्टर, ये परेशानी भरा होगा। अब हम क्या करें? मो हुआ ने पूछा। गू चांगहुई ने एक क्षण विचार किया और फिर धीरे से कहा, चाहे कुछ भी हो, अग्नि बुद्ध को भागने नहीं दिया जा सकता। जहां तक दूसरे दर्जे के उच्च श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर की बात है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मौका मिले तो उन्हें एक साथ मार डालो। लेकिन तुम सब वहां कैसे पहुंचोगे? मो हुआ कुछ उलझन में था। अगर तुम खुलेआम जाओगे तो क्या तुम्हें पकड़ नहीं लिया जाएगा? गू चांगहुई ने कहा, मैं गू परिवार से कुछ कीमती गुप्त आध्यात्मिक कलाकृतियां लाया हूं। हम उनके खिलाफ उनकी ही रणनीति अपनाएंगे और चुपके से पार निकल जाएंगे। मो हुआ की आंखें चमक उठीं। अंकल गू में सचमुच एक अंगरक्षक जैसा आत्मा अनुशासन है। उसने ये भी सोचा था कि वह अकेले कैसे आगे बढ़ेगा। मो हुआ ने कहा, मैं भी आ रहा हूं। गू चांगहुई आश्चर्यचकित था। गुअन और गू क्वान ने एक दूसरे को देखा। ये बच्चा सचमुच बहुत साहसी है। गू चांगहुई ने मना कर दिया, आप नहीं जा सकते। यदि मो हुआ अंदर ही मर जाता तो वह ये नहीं जान पाता कि अपने चचेरे भाई को कैसे समझाए। मो हुआ ने कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भले ही आप छिपे हुए हो, आपको खोज लिया जाएगा। गू चांगहुई ने भौहें चढ़ाईं। मो हुआ ने उनके सामने चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, नीचे पत्थर के पुल पर गुप्त संरचना के अलावा एक छोटा युवान चुंबकीय संरचना भी है। ऐसी छोटी युवान चुंबकीय संरचनाओं का उपयोग प्रारंभिक चेतावनियों के लिए किया जाता है। एक बार जब आप संरचना को छू लेंगे तो युवान चुंबकत्व की प्रतिक्रिया के तहत अग्नि बुद्ध को पता चल जाएगा कि लोग पत्थर के पुल पर हैं। यदि वे प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दें या घात लगाकर आपको अचानक पकड़ लें या यहां तक कि आगे जाकर सीधे पुल को तोड़ दें, तो आपका बचना मुश्किल होगा। लेकिन मो हुआ की भौहें उठ गईं, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी तो कोई समस्या नहीं होगी। ये छोटे युवान चुंबकीय संरचनाएं मुझे धोखा नहीं दे सकती। गू चांगहुई की अभिव्यक्ति सख्त हो गई। यही कारण था कि उसने पहले कभी जल्दबाजी में पुल पार नहीं किया था, भले ही उसने आध्यात्मिक कलाकृतियों को छिपाकर तैयार किया था। उन्हें डर था कि पुल पर कुछ अज्ञात जाल हो सकते हैं। लेकिन विपरीत दिशा में दानव की गुफा थी और गू चांगहुई अभी भी मो हुआ को वहां ले जाने को लेकर असहज था। बस एक छोटा युवान चुंबकीय संरचना, मैं किसी को गू परिवार के पास वापस भेजूंगा और कुछ युवान चुंबक सी नान लाऊंगा। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके परीक्षण करेंगे। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, इससे बहुत समय बर्बाद होगा, और अगर अन्य प्रारंभिक चेतावनी संरचनाएं हो तो क्या होगा? एक बार यदि आप किसी एक को अनदेखा कर देंगे तो अग्नि बुद्ध आपको खोज लेंगे। अगर वह पहले से तैयार है और दानव की गुफा से बच निकलता है तो यह ऑपरेशन पूरी तरह से विफल हो जाएगा और फिर मैं उनका अग्नि कौशल नहीं सीख पाऊंगा। मो हुआ ने मन ही मन खुद से कहा। गू चांगहुई वास्तव में डगमगा गया। उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए मो हुआ ने आगे कहा, ये तो बस पत्थर का पुल है और अग्नि बुद्ध की दानव गुफा के अंदर संभवतः और भी संरचनाएं हैं।
ऐसे मामले में क्या आपको मुसीबत से बाहर निकलने में मदद करने के लिए असाधारण फॉर्मेशन कौशल वाले चतुर मजाकिया फॉर्मेशन मास्टर की आवश्यकता नहीं है। मोहुआ ने पलकें झपकाईं। यद्यपि गु चांगहुआई मोहुआ की स्वघोषित उपाधियों को स्वीकार करने में अनिच्छुक थे, लेकिन वह उन्हें अस्वीकार भी नहीं कर सके। यदि वह वास्तव में इन संरचनाओं के साथ काम कर पाता तो उसे मोहुआ को साथ लाने की आवश्यकता नहीं होती। गु चांगहुई चुप हो गए और अंत में आह भरी। ठीक है, आप अभी हमारे साथ आकर स्थिति का जायजा लीजिए, लेकिन 3 नियम याद रखिए। हाँ हाँ, मोहुआ ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, कोई कदम नहीं उठाऊंगा और बस एक मुफ्तखोर बनूंगा। उसे अभी भी वह बात याद थी। गु चांगहुई ने आह भरी, उसकी अभिव्यक्ति असहाय थी। उसके बगल में गुअन और गु क्वान शांत दिखाई दिए, फिर भी वे दोनों अंदर से सदमे में थे। वे ताओवादी दरबार में सेवा करते थे और शायद ही कभी गु परिवार में लौटते थे। यह उनकी मोहुआ से पहली मुलाकात थी और पहली बार उन्होंने किसी को युवा स्वामी के साथ इस हद तक बातचीत करते देखा था। वे युवा मालिक को इस हद तक समझौता करने पर भी राजी करने में कामयाब रहे। पहली बार उन्होंने अपने आमतौर पर घमंडी युवा मालिक के चेहरे पर असहाय झुंझलाहट का भाव देखा। उस क्षण वे मोहुआ का आदर करने से खुद को रोक नहीं सके। इसके बाद गु चांगहुआई ने कई जेड पेंडेंट निकाले और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक दिया। यह एक जल छिपाने वाला जेड है, एक द्वितीय श्रेणी का आध्यात्मिक उपकरण। इसे धारण करने से आपका शरीर जल के आवरण में ढंक जाएगा, जिससे आपका रूप छिप जाएगा। गुअन और गुक्वान ने सम्मानपूर्वक जेड पेंडेंट स्वीकार कर लिए। मोहुआ ने एक क्षण सोचा और प्रवाह के साथ चलते हुए इसे स्वीकार कर लिया। यद्यपि वह छिपाव तकनीक जानता था और यह उच्च स्तरीय पंचतत्व चुपके तकनीक थी, फिर भी सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होना हमेशा अच्छा होता था। इसके अलावा जेड पेंडेंट बहुत कीमती लग रहा था और कई स्पिरिट स्टोन्स के बराबर का होगा। वह अंकल गु के अच्छे इरादों को बर्बाद नहीं होने दे सकता था। मोहुआ ने चुपचाप जल छिपाने वाली जेड को अपनी जेब में रख लिया। रवाना होने से पहले गु चांगहुआई ने मोहुआ को एक और याद दिलाया। अगर कुछ हो जाए तो हमारी चिंता मत करना। अगर भाग सको तो भाग जाना। बस अपनी जान बचा लेना। मोहुआ ने सिर हिलाया, मैं करूंगा। और इस तरह समूह रवाना हो गया। कुल 4 लोग थे। गोल्डन कोर चरण में गु चांगहुआई, फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में गुअन और गु क्वान, और फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में मोहुआ। चारों ने अपने रूप छुपाए और एक के बाद एक अदृश्य पत्थर के पुल पर कदम रखा, जो दानव की गुफा की ओर जाता था। आत्मा को समझना, चित्रांकन, गठन, लटकता आकाश, चट्टान, बादलों के बीच अकेली चोटियां। बादलों के समुद्र के ऊपर एक अदृश्य पत्थर का पुल था। 3 लंबे और एक छोटे कद के किसान अपनी आकृतियां छिपाकर पुल पर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, मानो हवा में चल रहे हों, आकाश के किनारे पर चल रहे हों और उनके पैरों के नीचे असीम खाए हो। समूह विस्मय महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। मोहुआ अपेक्षाकृत शांत था, क्योंकि वह पहली बार इस पुल पर नहीं चल रहा था। यद्यपि चट्टान ऊंची थी, रास्ता लंबा था और गंतव्य पहले से अधिक खतरनाक था, फिर भी उसके साथ 3 अंगरक्षक थे। उनमें से एक गोल्डन कोर रियल अंकल गु था। ये वास्तव में अपेक्षाकृत सुरक्षित था। पत्थर का पुल खाली था, वहां कोई अन्य आकृति नहीं थी। समूह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया, पूरे रास्ते में चारों ओर का अवलोकन और अनुभूति करते हुए, कभी कभी ऊंची आवाज में चेतावनी देते हुए। यहाँ एक लघु युवान चुंबकीय संरचना है, वहाँ एक पृथ्वी विस्फोट संरचना है, वहाँ एक प्रारंभिक चेतावनी संरचना है, वहाँ एक आंधी संरचना है। पाप साधकों ने वास्तव में पत्थर के पुल पर कई संरचनाएं स्थापित की थीं। ये संरचनाएं, चाहे चेतावनी के रूप में हो या जाल के रूप में, बहुत गुप्त रूप से व्यवस्थित की गई थीं। हालांकि स्वाभाविक रूप से वे मोहुआ की दिव्य भावना से बच नहीं सके। रास्ते में आने वाली हर संरचना को मोहुआ ने समझ लिया। गु चांगहुआई ने मोहुआ की ओर देखा, जो असंख्य संरचनाओं से अछूता और शांतचित होकर गुजर रहा था, और उसे राहत महसूस हुई। यह अच्छा था कि वे इस बच्चे को साथ ले आए, अन्यथा इस विश्वासघाती संरचना से भरे पत्थर के पुल पर चलना पतली बर्फ पर चलने जैसा होता और दूसरे किनारे तक पहुंचना निश्चित नहीं होता। मोहुआ ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और गु चांगहुआई सहित तीनों व्यक्ति आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे चले। आधे रास्ते में पत्थर के पुल के ऊपर का आकाश अचानक काला हो गया। मोहुआ पुल पर रुक गया। उनके पीछे बादलों के बीच से रास्ता साफ और धूप वाला था।
उनके सामने एक दुष्ट आभा फैली हुई थी, अकेला शिखर किसी राक्षस की गुफा की तरह उदास और दमनकारी था। समूह ने दृढ़ निश्चय भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ गया। उदास और बुरी आभा के बीच यह अनिश्चित था कि वे कितनी दूर तक चले थे, जब उन्होंने अंततः चट्टान को देखा। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद आकृतियां छिप गईं और किसी भी आत्मा को सचेत किए बिना सामने की चट्टान की पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गईं और विपरीत तट पर पहुंच गईं। उनके सामने एक एकाकी शिखर था जो शून्यता से घिरा हुआ था, तथा बादल उसके चारों ओर लिपटे हुए थे। बादलों के समुद्र में एकांत द्वीप की तरह ये निर्जन था। अकेली चोटी के बिल्कुल बीच में एक बड़ी संकरी गुफा का प्रवेश द्वार था। गुफा बंद थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी राक्षसी जानवर की आंखें कसकर बंद हों। आसपास की चट्टानें भयंकर दिख रही थीं, जिनमें उभरे हुए पत्थर किसी राक्षसी जानवर की पलकों की तरह आपस में गुथे हुए थे, जो उसकी आंखों में चमकते लाल रक्त को ढक रहे थे। मोह हुआ की नजर थोड़ी तेज हो गई। दुष्ट संरचना। अग्नि बुद्ध के अधीन गठन मास्टर एक द्वितीय श्रेणी के उच्च रैंक वाले दुष्ट गठन मास्टर थे। गु चांगहुई उदासीन दिखे, लेकिन गुएन और गु क्वान थोड़े घबराए हुए थे। छोटे मालिक, क्या ये दरवाजा खोला जा सकता है? ये स्पष्ट नहीं था कि यह गुअन था या गु क्वान जिसने पूछा था। मोह हुआ ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। यह एक दुष्ट संरचना है और संरचना बंद है, जिससे आंतरिक पैटर्न को देखना असंभव है, और साथ ही ये द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की दुष्ट संरचना है। इसे समझा नहीं जा सकता। कम से कम मैं फिलहाल इसे समझ नहीं सकता। यदि इसे समझा नहीं जा सकता तो हम केवल क्रूर बल के साथ संरचना को तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाई से बड़ा हंगामा मच जाएगा, जो निश्चित रूप से अग्नि बुद्ध और उनके लोगों को सतर्क कर देगा। अल्पविराम। गुअन और गु क्वान ने गहरी भौहें चढ़ाईं। गु चांगहुआई की खूबसूरत आंखें चुपचाप मोहुआ को देख रही थीं। मोहुआ समझ गया। अंकल गु उनसे पूछ रहे थे कि इन संरचनाओं के बारे में क्या करना है, लेकिन वह हमेशा कुछ हद तक घमंडी था और कुछ समय के लिए वह खुद को पूछने के लिए तैयार नहीं कर सका, खासकर गुअन और गु क्वान के सामने। वह एक पर्यवेक्षक थे और गु परिवार के पुत्र भी थे, उन्हें अपना गौरव बनाए रखना था। मोह हुआ ने एक पल सोचा और गु चांगहुआई के पूछने का इंतजार किए बिना कहा, दानव की गुफा, हालांकि यह भयानक और भयावह लगती है, मूलतः एक प्रकार की ताव साधना इमारत है और इसमें वास्तुशिल्प संरचनाओं का उपयोग किया गया होगा। इसलिए इस अकेली चोटी के अंदर भी विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। मुझे सबसे पहले पूरे अकेले शिखर की संरचना को बाहर से देखना होगा, फिर आंतरिक संरचनाओं के बारे में एक शिक्षित अनुमान लगाना होगा और विचार करना होगा कि कैसे प्रवेश किया जाए। अच्छा, गु चांगहुई ने सिर हिलाया। इसलिए मोह हुआ ने अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर और सिर को ऊपर उठाकर उस अकेली चोटी का निरीक्षण किया, मानो वह उसका सर्वेक्षण कर रहा हो और साथ ही उसके भीतर की संरचनाओं को महसूस कर रहा था। गु चांगहुआई और अन्य दो व्यक्ति चुपचाप पीछे पीछे चल रहे थे, सतर्क और अपने आसपास के वातावरण पर नजर रख रहे थे, मानो तीन संभावित अनुयायी हों। चोटी के चारों ओर घूमने के बाद मोह हुआ ने एक शांत जगह ढूंढी, एक पत्थर को मेज के रूप में लिया, फॉर्मेशन पेपर फैलाया और शुरू में दानव की गुफा की बाहरी संरचना का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने चट्टानी सतह से महसूस की गई संरचनाओं के आत्मा के निशानों को याद किया और कागज पर संरचना के पैटर्न को चित्रित किया। वह कभी कभी अपना सिर ऊपर उठाता, पूरी चोटी को अपनी निगाहों में कैद कर लेता, संरचनाओं के कनेक्शन को सही करता। कुछ ही क्षणों बाद पैटर्न से निर्मित दानव गुफा की बाहरी संरचनाओं की रूपरेखा धीरे धीरे कागज पर उभर आई। गु चांगहुआई की पुतलियां सिकुड़ गईं। महुआ को देखते हुए वह बुदबुदाया, आत्मा चित्रण संरचना को अलग करना। विशिष्ट आत्मा चित्रण संरचना। मोह हुआ थोड़ा हैरान हुआ और उसने गु चांगहुआई से पूछा, विशिष्ट आत्मा चित्रण संरचना क्या है? गु चांगहुआई ने रुककर कहा, यही तो आप कर रहे हैं। मोह हुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे समझ आ गया। बाह्य संरचना दिव्य शक्तियों की पहचान करना और आंतरिक संरचना संरचनाओं का पुनर्निर्माण करना, आत्मा आकर्षित संरचना को अलग करना कहा जाता था। उन्होंने हमेशा सोचा था कि यह सिर्फ बुनियादी संरचना गणना है, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इसमें इतने सारे फैंसी शब्द होंगे। मोह हुआ ने कहा, अंकल गु, आप बहुत कुछ जानते हैं। गु चांगहुई। यदि मोह हुआ की गंभीर और स्पष्ट निगाह न होती तो उसे लगभग संदेह हो जाता कि मोह हुआ व्यंग्य कर रहा है। आधे घंटे से अधिक समय के बाद मोह हुआ ने शुरू में दानव की गुफा के बाहरी संरचना आरेख का पुनर्निर्माण किया।
कागज पर एक दानव की गुफा थी, लेकिन यह दानव गुफा दिव्य इंद्रिय द्वारा एक्स-रे की गई प्रतीत होती थी, जिसमें चट्टानों और वनस्पतियों की उपस्थिति के बिना विभिन्न पैटर्न और संरचना पिवोट्स के आंतरिक कंकाल को प्रकट किया गया था।